हेलो बवाल बच्चावाड़ी, क्या हाल चाल? एकदम मस्त, मजे में, सब चंगा सी। चलिए, मस्त ही रहना चाहिए। तो आज कट्टर एडवांस की सीरीज का मेरी तरफ से लास्ट लेक्चर है, वो है ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन अगेन इंपॉर्टेंट टॉपिक है जे एडवांस का, आसान भी है। कुछ कुछ पर्टिकुलर प्रोफाइल्स के क्वेश्चंस हम करते जाएंगे, देखते जाएंगे क्या क्या कर सकते हैं। लास्ट मोमेंट में हम इसके लिए तैयारी। तो एक मेरा, अगर ये लास्ट लेक्चर है तो मेरा मैसेज बहुत क्लियर है कि भाई अब जे एडवांस से पहले अगर हमारी मुलाकात नहीं होती है तो आप सभी को जे एडवांस के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। जो भी जे एडवांस की तैयारी कर रहे हैं, कूल एंड काम होके जाइएगा। लास्ट मोमेंट पेपर से एक दिन पहले कुछ ज़्यादा मत देखिएगा, ठीक है? थोड़ा बहुत कुछ करना है तो कर लीजिएगा, लेकिन एक दिन पहले या एटलीस्ट इवनिंग में, पेपर की इवनिंग में पढ़ाई छोड़ दीजिएगा। मॉर्निंग में भी कुछ नहीं। लास्ट मोमेंट पे अगर आपको आईओसी ओसी के फॉर्मूलेज देखने हैं तो देख लीजिएगा, वरना कुछ नहीं। नया टॉपिक छेड़ने की कोशिश मत कीजिए। पुराने टॉपिक्स में कुछ आपको वैरायटी देखनी है तो देख सकते हैं, उसमें और डेप्थ बढ़ानी तो बढ़ा सकते हैं, लेकिन इवनिंग में पढ़ाई छोड़ दीजिएगा पेपर से पहले। और मॉर्निंग में भी कुछ नहीं। पेपर जब आए तो किसी क्वेश्चन से दिल मत लगाइएगा। हो सकता है कि पहला क्वेश्चन ही बहुत टफ आ जाए, टॉपर्स फाइट हो, क्योंकि आपको पता है रैंक 1 के भी 100% नहीं आते। रैंक 1 और 2 के बीच में भी अंतर होता है। रैंक 1 से 10 तक आते आते लगभग 7-8% का डिफरेंस आ जाता है 10 तक में ही। और 1 से लगभग 100 तक में लगभग लगभग 20% का मार्जिन हो जाता है, ठीक है? तो आप सोच के देखिए, टॉपर्स के भी 100% नहीं आ रहे, और 1 से अगर 100 तक की रैंक में 20% वेरी कर गया तो कई क्वेश्चंस रैंक के हिसाब से डिसाइड होते हैं, तो आप उन्हें ना छेड़ें, ठीक है? आपको लग रहा है कि नहीं हो रहा तो आगे बढ़ जाइए। कई बार ऐसा होता है कि आप 30 मिनट 40 मिनट एक ही क्वेश्चन में स्पॉइल कर देते हैं, फिर जब जागते हैं तो आपको लगता है टाइम खत्म हो गया। तो ऐसा मत कीजिएगा। जो जो क्वेश्चंस हो रहे हैं पहले इजी को टारगेट कीजिए। इजी क्वेश्चंस भी मिलेंगे, इजी, मीडियम, मीडियम टफ एंड टफ। मैंने आपको 4 कैटेगरी बता रखी है और सबसे लगभग लगभग 25% वेटेज रहता है। इजी, इजी मीडियम, इजी मीडियम टफ और टफ, ठीक है? तो ये रहते हैं। तो आप पहले 2 को टारगेट कीजिए, इजी और मीडियम। ढूंढ-ढूंढ के कीजिए, ढूंढ-ढूंढ के कीजिए। हो सकता है आपके फेवरेट टॉपिक में बहुत अच्छा क्वेश्चन आ जाए, तो भी उससे दिल मत लगाइएगा। क्लियर? बहुत कूल और काम होके पेपर देखिए दीजिएगा। क्वेश्चन को पूरा पढ़ना है, बिना पढ़े काम नहीं चलेगा। क्योंकि कई बार क्या होता है, जल्दबाजी में हम क्वेश्चन में से कुछ डेटा छोड़ देते हैं या उसकी लैंग्वेज का अर्थ निकालना जो है वो सही से नहीं निकाल पाते। और कोई भी क्वेश्चन ऐसा लग रहा है कि जिसमें आपको कॉन्फिडेंस नहीं है, लीव इट एंड मूव फॉरवर्ड, दैट्स ऑल। पहले 25 की कोशिश कीजिए, फिर 50 की कोशिश कीजिए। 25 पे सिलेक्शन होगा, 50 पे डिसेंट रैंक आ जाएगी। उसके बाद अब आप टॉप की लड़ाई लड़िए। क्लियर? चलिए तो स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट इट। ग्रेविटेशन, क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? An astronaut landed on a planet and found that his weight at the pole of the planet was double of its weight at the pole of Earth, ठीक है? अर्थ के पोल से उसका वेट डबल है यहाँ, ठीक है? मतलब जी डबल है, क्योंकि देखो मास तो चेंज होता नहीं है। एस्ट्रोनॉट यहाँ हो या कहीं हो, मास चेंज नहीं होता, सिर्फ जी चेंज होता है। वेट mg होता है ना, ठीक है? He also found himself to be weightless at the equator of that planet, of the planet. Find the duration of a day on द प्लेनेट, ठीक है? रेडियस ऑफ प्लेनेट है 1/5 ऑफ रेडियस ऑफ अर्थ। रेडियस ऑफ अर्थ दे रखी है, फॉर अर्थ इज इक्वल टू जी इज इक्वल टू पाई स्क्वायर। अच्छा, जी की वैल्यू पाई स्क्वायर लेनी है, ठीक है? अर्थ के लिए फाइंड द ड्यूरेशन ऑफ डे। इसमें कॉन्सेप्ट क्या यूज होने वाला है? देखिए, कॉन्सेप्ट इसमें यूज होने वाला है आपका, बात कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए, पहले कॉन्सेप्ट की बात कर लेते हैं कि ड्यू टू रोटेशन ऑफ अर्थ, ड्यू टू रोटेशन ऑफ अर्थ जो वेरिएशन ऑफ जी होता है, पहले कॉन्सेप्ट की बात कर लेते हैं, दैट्स ऑल, ठीक है? कि यहां से थीटा एंगल पर, इक्वेटर से थीटा एंगल पर जो जी की इफेक्टिव वैल्यू होती है, अगर अगर कोई प्लेनेट ओमेगा से घूम रहा है तो इफेक्टिव वैल्यू जो होती है जी की, दैट इज जी माइनस ओमेगा स्क्वायर आर कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ थीटा है आपका इक्वेटर प्लेन से एंगल, या आप इसे लेटिट्यूड एंगल भी बोलते हैं। ये कॉन्सेप्ट रहता है। यहाँ पर जी का वेरिएशन मैक्सिमम होता है, ये होता है जी माइनस ओमेगा स्क्वायर आर। और पोल पर जो होता है, पोल पर जी का वेरिएशन 0 होता है, ओमेगा का इफेक्ट नहीं आता, ठीक है? इसे डिराइव करने का टाइम हमारे पास है नहीं, ऑब्वियसली बात है। ये रहा। अब उन्होंने कहा है कि एट पोल, ठीक है? एट पोल, एट पोल उस प्लेनेट का जो जी है, उस प्लेनेट का जो जी है उसे मैं G1 मान लेता हूँ, G1, ठीक है? एट पोल या
उन्होंने अर्थ के टर्म में दे रखा है ना, अर्थ का जी पाई स्क्वायर दे रखा है, तो मैं उस प्लेनेट का जी जो है वो G1 मान लेता हूँ, वो है एग्जैक्टली वो आएगा 2G, ठीक है। और वहां पर तो उन्होंने यही बोला है कि डबल ऑफ इट्स वेट, डबल है तो मतलब जी की वैल्यू डबल है, क्योंकि भाई वेट क्या होता है mg, m तो सेम रहना है, मतलब अर्थ के जी का डबल है। पोल देखिए, अर्थ के पोल पे भी कोई ओमेगा का इफेक्ट नहीं आएगा और उस प्लेनेट के पोल पे भी कोई ओमेगा का इफेक्ट नहीं आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे भी अगर अर्थ की वैल्यू देखो तो पे जी है, वहां पर भी ट्रू वैल्यू आएगी, ओमेगा का इफेक्ट नहीं आएगा, ठीक है। एट इक्वेटर आपको बोल रखा है उसका जो भी जी है, जो भी जी है दैट इज वो होना कितना चाहिए, जो भी पोल पर वैल्यू है 2G माइनस ओमेगा स्क्वायर आर, जो भी उसके पोल पर ओमेगा, ये जो जी है जो भी पोल पर है माइनस ओमेगा स्क्वायर आर, और उसको क्या दे रखा है आपको, और ओमेगा स्क्वायर इंटू R/5 कर देता हूँ, R/5 क्यों, अर्थ की रेडियस है, और इसको दे रखा है 0, दैट्स ऑल। उस प्लेनेट का जी, या आपको अगर स्लो मोशन में लिखना हो तो ऐसे लिख दूं, G1 माइनस ओमेगा स्क्वायर R1, यही फॉर्मूला लगा है इस प्लेनेट के पोल का, तो 2G माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू R/5, दैट्स ऑल। यहाँ से ओमेगा आ जाएगा, और क्योंकि उन्होंने कहा है 0, तो ओमेगा मेरा यहाँ से आ गया 10G/R का रूट, ठीक है। तो टाइम पीरियड क्या आएगा, टाइम पीरियड आ जाएगा 2π√R/10G, दैट्स ऑल। अब ये G और R अर्थ के ही है, क्योंकि मैंने अर्थ के टर्म में लिखे, उस प्लेनेट के लिए G1 R1 लिख दिया था, ठीक है। तो वैल्यू रख दो 2π, R की वैल्यू, अर्थ की रेडियस 6400 किलोमीटर होती है, किलोमीटर को मीटर में जरूर कन्वर्ट कर लीजिए, डिवाइड बाय 10G, जी उन्होंने शायद पाई स्क्वायर दिया है, जो मैंने पढ़ा भी था, पाई स्क्वायर दिया, और 6400 किलोमीटर, ठीक है। तो पाई स्क्वायर, पाई कट गया, 10 एक ऊपर नीचे कट गया, तो ये आया 2 √ में क्या आया 64 इंटू 10⁴, है ना, एक जीरो काट दिया, एक इधर भेज दिया, ठीक है। तो 64 का रूट हो गया 8, तो 1600 सेकेंड्स इज द आंसर। तो उसका टाइम पीरियड जो होगा वो 1600 सेकेंड्स होना चाहिए, तब वहां पर आपको क्या मिल जाएगा, वेटलेसनेस मिल जाएगी। इज इट क्लियर, हाँ क्या ना, क्योंकि उन्होंने मेरे को रेडियस भी दी है और ये सब कुछ दिया है, क्लियर है। तो जो जो दिया है मैंने उसकी वैल्यू रख दी, खत्म, दैट्स इट। चलिए आगे बढ़े। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, पढ़िए क्वेश्चन। क्वेश्चन में दिया है, कंसीडर अ प्लैनेट ऑफ रेडियस 4 RE, डेंसिटी 1.6 ρe, ठीक है। कंसीडर अ प्लैनेट ऑफ रेडियस 4 RE एंड डेंसिटी 1.6 ρe, ठीक है। दिस प्लैनेट हैव एटमॉस्फेयर ऑफ हाइट h एंड टोटल मास 5 me. This planet have atmosphere of height h and total mass 5 me. Here RE, ρe, me are the radius, density and total mass of atmosphere of Earth respectively. तो ये मैं यहीं पे थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहा था। दिस प्लेनेट हैव एटमॉस्फेयर ऑफ हाइट, यहाँ कॉमा आना चाहिए, ऑफ हाइट h एंड टोटल मास 5 me, मतलब ये 5 me एटमॉस्फेयर का मास है। इसलिए मैंने कहा ना कि आगे पढ़ा तो पता चला, नहीं तो इस प्लेनेट का मास दिया है या, ठीक है। दिस प्लेनेट हैव एटमॉस्फेयर ऑफ हाइट h एंड टोटल मास 5 me, ठीक है। RE, ρe and me are the radius, density and total mass of atmosphere of Earth respectively. This planet and Earth have atmosphere of same composition and assume both atmosphere have uniform density and height with height. अच्छा, मतलब दोनों का atmosphere. Atmospheric pressure on surface of that planet is n kPa. If its value on Earth is 100 kPa, find value of n. ठीक है, आपसे बोला गया है, ये रहा, मतलब आपको बोला गया है कि दोनों प्लेनेट का एटमॉस्फेयर जो है वो बिल्कुल सेम, क्या है मुझे बताइए, सेम। लेकिन मुझे लगता है इसमें एक छोटा सा, क्योंकि नहीं तो कैलकुलेशन बहुत रायता फैल जाएगा, मतलब मैं मान लेता हूं दैट h इज मच मच लेस देन r दोनों के लिए, फॉर बोथ प्लेनेट, ठीक है। फॉर बोथ प्लेनेट्स h इज मच मच लेस देन r, वरना क्या होगा कि क्यूबिक इक्वेशन बन जाएगी और बहुत गंदी जाएगी, ठीक है। तो ये थोड़ा सा इसे चेंज कर देते हैं, फॉर वैल्यू ऑफ n। तो अब आप इस क्वेश्चन को देख सकते हैं कि अर्थ के लिए 100 kp है ऑन सरफेस, तो इसके सरफेस पर बताना है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। है क्या लेट्स सी। जैसे मान लीजिए ये प्लेनेट है और ये इसका सेंटर है, और यहाँ पर इसमें कलर फिल कर देते हैं, लेट्स से ब्राउन,
ब्राउन तो नहीं है ये, ब्राउन कैसा होना चाहिए, ऐसा अर्थ ऐसी मान ले, ठीक है। चलिए ये रहा, और इसको एक कॉपी कर लेते हैं। इस पे मुझे इसकी रेडियस को थोड़ा सा बढ़ाना पड़ेगा, हल्का सा, और इसका कलर भी चेंज कर देते हैं। कलर अब कर देते हैं ब्लू, ब्लू स्काई टाइप, है ना, ठीक है। ये रहा, एक मिनट, इसके ऊपर अगर ये नहीं आएगा क्या, ये ऊपर ही आ रहा है, चलिए छोड़िए। हम्म, ठीक है, चलिए। ये है हमारी अर्थ, ये हमारी अर्थ, और ये ब्लू है एटमॉस्फेयर, ये ब्लू है एटमॉस्फेयर, ठीक है। चलिए तो अब इसमें कुछ बातचीत करते हैं, है क्या। अच्छा, एक चीज के बिना ये क्यूबिक बहुत फैल जाएगी, देखने में ही लग रहा है, ठीक है, कि बोथ फॉर बोथ प्लैनेट्स एच इज, मतलब एटमॉस्फेयर की हाइट जो है वो रेडियस ऑफ अर्थ के कंपैरिजन में बहुत कम है, ठीक है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। अगर मान लीजिए ये प्लैनेट है, ठीक है, ये प्लैनेट है, ये इसकी रेडियस आर है, ठीक है। अर्थ के लिए भी बात कर लेंगे, और ये हाइट है आपकी एच, ये हाइट है एच, और आपको ये गिवन है, वरना बहुत गंदी इक्वेशन चली जाएगी, मुझे ऐसा लगता है, ऐसा मुझे लग रहा है स्टार्ट से, एच इज मच मच लेस देन आर। तो ये जो वॉल्यूम है एटमॉस्फेयर का वॉल्यूम, क्योंकि उन्होंने एटमॉस्फेयर का मास दिया है, उससे कंपैरिजन करना है, ठीक है। तो मास, एटमॉस्फेरिक मास दे रखा है, और उन्होंने दे रखा है कंपोजिशन सेम है। अब उन्होंने कहा इसकी डेंसिटी भी सेम है, इसकी डेंसिटी भी सेम है, तो डेंसिटी को मैं मान लेता हूँ रो 1, ठीक है। रो सिंबल या सिग्मा यूज कर लेते हैं, क्योंकि इसकी डेंसिटी भी मुझे लेनी है रो। तो रो तो अर्थ, इस प्लेनेट की डेंसिटी है, प्लेनेट, और इसके चारों ओर एयर है, एयर की डेंसिटी सिग्मा मान ली, ठीक है, सिंबल अलग अलग कर दिए। तो अब मुझे पता है यहाँ पर एटमॉस्फेयर है, एटमॉस्फेयर के बाहर तो वैक्यूम होगा, यहाँ पर प्रेशर तो होगा आपका जीरो, यहाँ प्रेशर होगा जीरो, यहाँ प्रेशर कितना होगा। अगर एटमॉस्फेयर, ऑब्वियसली बात है कि वेरिएबल डेंसिटी का होता तो मुझे इंटीग्रेशन करना पड़ता, तो थोड़ा सा फ्लूइड के साथ मिक्स है, ज़्यादा मिक्स नहीं है। हम ज़्यादा मिक्स भी कर सकते हैं कि हम एटमॉस्फेयर की डेंसिटी वेरिएबल दे दें, तो फिर वो और थर्मो का क्वेश्चन भी मिक्स हो जाएगा, लेकिन अभी इतना ही, ठीक है। तो यहाँ पर ऑन सरफेस प्रेशर क्या होगा जो मुझे चाहिए, ऑन सरफेस प्रेशर, प्रेशर जो होने वाला है दैट इज P इज इक्वल टू पी नॉट प्लस रो जी एच, तो सिग्मा सिग्मा जी एच, क्योंकि क्या होगा देखिए, इस एच को स्मॉल मानने के कारण बहुत सारे, एक तो वो भी है, प्लस एक ये भी है कि जी जो है वो वेरिएबल हो जाएगा बहुत ज़्यादा, मतलब मुझे हर जगह जी भी वेरिएबल लेना पड़ेगा, अगर अगर एटमॉस्फेयर की हाइट बहुत ज़्यादा मान ली तो जी भी वेरिएबल लेना पड़ेगा। तो मैंने जी को यूनिफॉर्म माना है, ठीक है, लेट जी, अच्छा, लेट जी इज यूनिफॉर्म, ठीक है, बिकॉज एच इज मच मच लेस देन आर, ये रहा, ठीक है। ये इसलिए मैंने क्वेश्चन में ऐड ऑन कर दिया, फॉर बोथ प्लैनेट्स एच इज मच मच लेस देन आर, बहुत छोटा है, ठीक है, दैट्स ऑल। तो अब मुझे वहां का प्रेशर निकालना है, उसका, तो P2/P1 बराबर आ जाएगा सिग्मा G2H2 बाई सिग्मा G1H1, मतलब G2/G1 इंटू H2/H1, ठीक है। तो क्यों सिग्मा, उन्होंने मुझे एक चीज बोली है, दिस प्लेनेट एंड अर्थ हैव एटमॉस्फेयर ऑफ सेम कंपोजिशन, दोनों का कंपोजिशन सेम है, ठीक है, एंड अज्यूम बोथ एटमॉस्फेयर हैव यूनिफॉर्म डेंसिटी, यूनिफॉर्म डेंसिटी है, तो इसका मतलब तो ये मान लिया कि भैया सब जगह डेंसिटी एक जैसी है, और मेरे को थोड़ा सा अप्रोक्सीमेशन अगर इसमें लेना है, तो मैंने मान लिया एटमॉस्फेयर की हाइट बहुत छोटी है, बहुत कम है, ठीक है, एटमॉस्फेयर बहुत कम तक है, मतलब वैसे अर्थ का एटमॉस्फेयर अच्छा खासा है, लेकिन आपको पता है कि जो डेंस गैसेज है, जो ज्यादातर मास है वो बहुत पास है। तो हमने एक अप्रोक्सीमेशन मॉडल बनाया है कि एच हाइट तक ही है एटमॉस्फेयर, और वो एच जो है कैपिटल आर से बहुत छोटा है, ठीक है, क्लियर, ये रहा, और कंपोजिशन सेम है, तो ऑब्वियसली बात है डेंसिटी सेम है, डेंसिटी सेम है। तो अब मुझे G2/G1 चाहिए और H2/H1 चाहिए, इसको मैं तलाश करूंगा डेटा से, ठीक है, दैट्स ऑल। अच्छा, P1 मुझे दे रखा है, तो P1 रख दूंगा, तो P2/P1 आ जाएगा। अच्छा, P1 मुझे पता है अर्थ का प्रेशर, दैट्स ऑल, तो इस इक्वेशन को बाद में यूज करेंगे, पहले जी के लिए चेक करने चलते हैं। जी के लिए उन्होंने मुझे मास नहीं दिया, डेंसिटीज दी है, प्लेनेट की रेडियस डेंसिटी, तो मुझे पता है जी ऑन सरफेस ऑफ अर्थ होता है GM/R²। एम को मैं लिख दूंगा रो इंटू 4/3 πr3, तो ये बन गया मेरा 4πg ρr/3
3 शायद ये बन गया, ठीक है। तो G2/G1 क्या आएगा, G2/G1, तो मुझे पता है 4πG एंड 3 तो सेम है, ρ2R2/ρ1R1। यहाँ 1 है अर्थ के लिए और 2 है उस प्लेनेट के लिए। उसकी डेंसिटी कितनी दे रखी है, 1.6 ऑफ ρ1 और रेडियस दे रखी है 4। वो आर ही लिख रखा है, मतलब मैंने अर्थ के लिए 1 यूज कर रहा हूँ सिंबल सब जगह। ये हो गया आपका 6.4, तो जी का रेशियो आ गया, ठीक है। तो एक ही क्वेश्चन में बहुत सारे काम कर रहे हैं। फिर मुझे एच का रेशियो निकालना है, वो अगले पेज पे करते हैं। H2 का रेशियो निकालना है। तो उसके लिए मुझे हिंट क्या दे रखा है कि भैया क्या दे रखा है, इसके एटमॉस्फेयर का हाइट h है और मास 5 me है, 5 me है, ठीक है। मैंने लिख ही दिया बहुत प्लैनेट्स के लिए। इसके एटमॉस्फेयर का मास 5 me है और अर्थ के एटमॉस्फेयर का मास me है। तो एक चीज बताइए, ये जो शेल है इसका वॉल्यूम कितना आएगा, इस शेल का वॉल्यूम कितना आएगा, शेल। तो अब हमारी यहां भी क्यूबिक बनने से बच जाएगी, देखना कैसे। वॉल्यूम ऑफ एटमॉस्फेयर, कई बार देखो एक्चुअली क्या होता है, बच्चे कहते हैं सर ये अप्रोक्सीमेशन नहीं लेते तो कैसे होता, मैथ्स ज्यादा जाती है बस। और कई बार मैथ्स इतनी गंदी इक्वेशन बन जाती है कि सॉल्व ही नहीं हो रहा, पता चला r की पावर 5 भी आ गया, 3 भी आ गया, तो बहुत गंदगी। क्यूबिक में कई बार, अरे क्यूबिक भी आप कई बार सॉल्व करते हो, एक्स में तो वैल्यू पुट कर करके होता है ना कि वैल्यू पुट करो, फिर नहीं तो फिर दूसरा तरीका होता है, बड़ा गंदा सा होता है। तो वॉल्यूम ऑफ एटमॉस्फेयर, तो मुझे पता है 4/3, ये जो वॉल्यूम आएगा, वॉल्यूम v, दैट इज 4/3 पाई r प्लस h का होल क्यूब माइनस 4/3 पाई r क्यूब। क्या आएगा, 4/3 पाई r क्यूब कॉमन ले लूं, 4/3 पाई r क्यूब कॉमन ले लूं, अंदर बचेगा 1 प्लस h/r की पावर 3 माइनस 1। तो वॉल्यूम जो आएगा दैट इज, बाइनोमियल एक्सपेंशन लगाऊंगा जब ये बड़ा आराम से हो जाएगा, 1 प्लस 3h/r माइनस 1। तो यहां से आ गया 4 पाई r² h, और ये वैसे आपको शेल का वॉल्यूम पता भी होता है, 4 पाई x² dx। अगर थिकनेस कम हो तो 4 पाई x² dx, ये वही आ गया, ठीक है, बाइनोमियल एक्सपेंशन टाइप। तो मुझे पता है एक और चीज, अच्छा मास क्या आएगा, मास, इसका मास m हो जाएगा सिग्मा इंटू वॉल्यूम, ठीक है। उस प्लेनेट का आपको गिवन क्या है, मुझे बताइए, आपको गिवन क्या है, m2 बराबर 5m1, मतलब उस प्लेनेट के लिए 2 यूज कर रहा हूं, इसके लिए 1, तो मतलब सिग्मा इंटू इसका वॉल्यूम v2 बराबर 5 टाइम्स ऑफ सिग्मा इंटू v1, सिग्मा तो सेम है, तो v2 बराबर 5v1। अब आप v2 रखिए, तो v2 में क्या रखेंगे, 4 पाई r2² h2 बराबर 4 पाई r1² इंटू h1। क्या मेरी बात कह रहे हैं, आप 1 में फिर बोल रहा हूं, मैं अर्थ के लिए यूज कर रहा हूं, ठीक है। 4 पाई कट गया, तो h2 क्या आएगा, मुझे उसकी ये निकालना है, ठीक है। h2 h1 का रेशियो तो चाहिए मुझे वहां, h2/h1, G2/G1 का रेशियो तो आ गया था, है ना, h2/h1 और G2/G1 आ गया था 6.4, इसका रेशियो और चाहिए, क्या आएगा मुझे बताएंगे, 5r1² बाई r2², ये रेशियो आएगा 5r1², r2 की वैल्यू दे रखी है कुछ, है ना, मेरे हिसाब से सही है ना, 5r1² और 5r1² h2/h1 बाय r2 कितना है मुझे बताएंगे, r2 है मेरा 4r1 का होल स्क्वायर, तो यह आ जाएगा 5/16, दैट्स ऑल, ठीक है। तो h2 आ गया, h1 आ गया, तो मेरे हिसाब से अब आंसर आने वाला है। आंसर के लिए मैं अलग कलर से लिख रहा हूं, ठीक है, सब कुछ बचा नहीं है, इसको तो मिटा देता हूं, ठीक है, ये तो पिछले पेज पे ही है, ये रहा। अब यहां आंसर की बात कर लेते हैं, ठीक है। h2/h1 भी आ गया, P2/P1 बराबर आया था मेरा G2/G1 मल्टीप्लाई बाय h2/h1, दोनों अलग अलग जगह से आया। G2/G1 की वैल्यू कितनी आई, 6.4, h2/h1 की वैल्यू आई 5/16, चलिए ये हो जाएगा 64/10 इंटू 5/16, है ना, मैं ऐसे कैलकुलेशन कर लेता हूँ, 4 और ये 20, 10, 2 आ जाएगा,
दो आ रहा है रेशियो, बहुत आसान सा आ रहा है। तो P2 बराबर ट्वाइस ऑफ P1। अर्थ का उन्होंने प्रेशर दिया है 100 किलो पास्कल, तो हो गया 200 किलो पास्कल। दैट्स ऑल, आंसर आ गया। इसमें क्या क्या अप्रोक्सीमेशन था, H बहुत कम है R से, तो मैं तो मैंने इस पूरे एटमॉस्फेयर में G की वैल्यू को कांस्टेंट मान लिया, वरना मुझे इंटीग्रेट करना पड़ता। ठीक है, डेंसिटी कांस्टेंट होते हुए भी इंटीग्रेट करना पड़ता, क्योंकि प्रेशर रो जी एच के टर्म है। तो बहुत आसान, मतलब अप्रोक्सीमेशन वाला खेल खेल के खेला है। क्या मेरी बात क्लियर है ये चीज? ठीक है, दैट्स ऑल, 100%। ठीक है, चलिए, दैट्स इट, आगे बढ़े। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। तो बेसिकली क्वेश्चन में एक चीज तो क्लियर होनी चाहिए, ये बहुत जरूरी था कि दोनों प्लेनेट के लिए एच को आर से बहुत कम मानना है और रो यूनिफॉर्म मान लिया। हमने एच को आर से बहुत कम माना, इसीलिए हमने माना जी इज यूनिफॉर्म। एच बहुत कम है आर से, मतलब एटमॉस्फेयर बहुत ज्यादा हाइट तक नहीं है, मान लो 100 किलोमीटर भी है हाइट तक। ठीक है, तो अर्थ की रेडियस 6400 किलोमीटर, तो हमने एटमॉस्फेयर को बहुत मतलब उसकी विड्थ कम मानी, इसलिए हमने जी का वेरिएशन नहीं लिया, वरना जी का वेरिएशन लेते तो फिर वो जो प्लेनेट का स्पेरिकल प्लेनेट का प्रेशर का वेरिएशन होता है, वो वाला फंडा, मतलब जी का वेरिएशन लेते तो फिर थोड़ा अलग अप्रोच जाती, फिर हमें इंटीग्रेशन पे जाना ही पड़ता, मजबूरी होती, फिर वो कैलकुलेशन ज़्यादा खुल जाती है, बस दैट्स ऑल। ठीक है, क्लियर, 100%। चलिए तो आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन, एक मिनट, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रहा, पढ़िए क्या है क्वेश्चन। A spherical cavity of radius r by 3 is made inside a planet of radius r 3240 किलोमीटर। ठीक है, रेडियस 3240 किलोमीटर है। A small ball is dropped inside cavity from surface of planet। अच्छा, जस्ट टच कर रही है सरफेस को, ठीक है, surface of planet। Collision of ball with surface of cavity is elastic। Find time after which ball return to its initial position। ठीक है, acceleration due to gravity on surface of planet without cavity is g। एक मिनट, एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन सरफेस ऑफ प्लेनेट विदाउट कैविटी इज जी। अच्छा, मतलब इस प्लेनेट के सरफेस पर जो जी की वैल्यू है, मतलब आप ऐसे कह लीजिए, जो जो गिवन है क्या क्या गिवन है, देख लीजिए, क्वेश्चन पढ़ लिया आपने, ये कैविटी कॉन्सेप्ट के साथ आ गया, और उसमें भी कुछ बड़ी प्यारी बात हो जाएगी मुझे लग रहा है। ये कहना चाह रहे हैं जीएम बाई आर स्क्वायर, अगर इस पूरे का मास आर है तो ये वैल्यू है आपकी जी, वो है 12, मतलब इसकी जगह आप 12 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लिख सकते हैं। उन्होंने बोला है एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन सरफेस ऑफ प्लेनेट विदाउट कैविटी, बिना कैविटी के ये होता, ठीक है, बिना कैविटी के ये होता। अब कैविटी आ गई, याद रखिएगा इसमें कॉन्सेप्ट क्या है कि जब ये इलेक्ट्रोस्टैट वाला कॉन्सेप्ट है, इलेक्ट्रोस्टैट में जेई में सब्जेक्टिव भी आ चुका है, ठीक है, आपको पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड, अगर एक यूनिफॉर्मली चार्ज स्पेयर हो, उसमें एक स्पेरिकल कैविटी काटी जाए उसके अंदर, तो उस कैविटी के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म होता है। ठीक है, क्लियर। तो वैसे ही सेम इलेक्ट्रोस्टैट वाला कॉन्सेप्ट यहाँ चिपक जाएगा। अगर एक स्पेरिकल प्लेनेट में से एक स्पेरिकल कैविटी काटी जाए तो उसके अंदर जी यूनिफॉर्म होगा। ठीक है, तो जी इज, जी डैश लिख देता हूँ क्योंकि अब तो चेंज हो गया, ये अलग चीज है, ये जी है विदाउट कैविटी, जी डैश, ठीक है, इज इनसाइड कैविटी, इनसाइड कैविटी इज यूनिफॉर्म, कैविटी इज यूनिफॉर्म, ठीक है, अंदर यूनिफॉर्म है, जी इनसाइड कैविटी इज यूनिफॉर्म। ठीक है, और कितना होगा ये जी डैश, आपको शायद फॉर्मूला भी याद होगा, जी डैश आएगा जी एम बाई आर क्यूब इंटू ए, यहाँ ए है डिस्टेंस बिटवीन सेंटर, डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ स्पेयर एंड कैविटी, स्पेयर एंड सेंटर ऑफ कैविटी, ये है आपका मेन सेंटर ऑफ कैविटी। क्या मेरी बात क्लियर है? डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ स्पेयर एंड सेंटर ऑफ कैविटी, देखो सेंटर ऑफ स्पेयर यहाँ कहीं होगा, नहीं सेंटर ऑफ स्पेयर यहाँ कहीं होगा, सेंटर कैविटी यहाँ होगी, ये डिस्टेंस है ए, ये डिस्टेंस है ए। क्या मेरी बात क्लियर है? ये डिस्टेंस है ए, ये हम निकाल लेंगे अभी। ठीक है, ये फॉर्मूला आपने इलेक्ट्रोस्टेट में पढ़ा होगा। इन इलेक्ट्रोस्टेट में, इलेक्ट्रोस्टेट के लिए फंडा लिख देता हूँ। इलेक्ट्रोस्टेट में ये होता था, और ये जेई एज इट इज पूछ चुकी है, तो देखिए इलेक्ट्रोस्टेट वाला कॉन्सेप्ट भी यहाँ रिवाइज हो गया। इलेक्ट्रोस्टेट में ई जो होता था वो होता था रो आर बाई 3 एप्सिलॉन नॉट, रो ए बाई 3 एप्सिलॉन नॉट, रो ए बाई 3 एप्सिलॉन नॉट, ए अगेन वही सेंटर से डिस्टेंस है, दैट्स ऑल। ये लिखते थे, या लिखते थे के क्यू ए बाई 3 एप्सिलॉन नॉट, नहीं के क्यू ए बाई आर क्यू। ठीक है, लेकिन ये याद रखिएगा
वो जो क्यू होता था वो बिना कैविटी वाला होना चाहिए था, बिना कैविटी वाला होना चाहिए था। ये रो डेंसिटी है, क्यू जो है ये बिना, आप ऐसे कह लीजिए कि उसके बिना हो तो वाला क्यू है ये। जैसे मैंने यहाँ एम लिखा, ये एम जो है ये विदाउट, एम जो मास है ये एम है मास ऑफ प्लेनेट विदाउट कैविटी, प्लेनेट विदाउट कैविटी। वैसे ही ये क्यू भी जो है विदाउट कैविटी। मैं तो फॉर्मूला लिख रहा हूँ यार, कैविटी, या ये फॉर्मूला आपने कैविटी में देखा ही होगा। इसमें जेई में सब्जेक्टिव आ चुका है और कम से कम 3 बार जेई इलेक्ट्रोस्टैटिक में पूछ चुका है, तो मैंने ग्रेविटेशन के साथ मिक्स किया है बस, दैट्स ऑल। ठीक है, अब और जी की डायरेक्शन भी किधर होगी याद रखिएगा, ग्रेविटेशन फील्ड की डायरेक्शन भी इनकी लाइन जर्नी के अलॉन्ग होगी। जी कांस्टेंट होगा और इधर होगा जी डैश, ये रहा। वहां देखते थे रो ए बाई 3 एप्सिलॉन नॉट, ए होता था दोनों के सेंटर्स के बीच की डिस्टेंस, या आप इसे के क्यू ए बाई आर क्यूब लिख सकते हैं। और क्यू जो है दैट इज चार्ज ऑन होल स्पेयर विदाउट कैविटी। ठीक है, मेरी बात क्लियर है? यहाँ तक देख लो तसल्ली से। तो सेम इलेक्ट्रोस्टैटिक जैसा कॉन्सेप्ट है ये, क्लियर है मेरी बात? अब देखिए होगा क्या, मेरे हिसाब से आसान है। इसका डायग्राम अगर कॉपीड है तो ठीक है, ठीक है डायग्राम कॉपीड है। तो देखिए डायग्राम में है क्या, अगर हम देखें तो पहली चीज, एक चीज क्लियर होनी चाहिए, अंदर की तरफ जी यूनिफॉर्म। पहले बात तो इनकी सेंटर से सेंटर डिस्टेंस कितनी है वो यही निकाल लो। इसकी रेडियस कितनी दे रखी है मुझे बताइए, इसकी रेडियस दे रखी है आपको ये वाली r/3, स्पेरिकल कैविटी है r/3 रेडियस की। तो ये वाली डिस्टेंस कितनी आएगी, ये वाली डिस्टेंस a, ये हो जाएगा a बराबर r माइनस 2r/3, r/3 2r/3 आ रहा है ना। तो a की वैल्यू तो 2r/3 आ गई, तो अंदर आपको g की वैल्यू पता चल गई। वैल्यू रख दीजिए, कितना आएगा निकाल लेते हैं पहले ही। ठीक है, तो जी डैश जो है अंदर की तरफ वो है जी एम ए, मैं वापस लिख देता हूँ, जी एम ए बाई आर क्यूब। ए की वैल्यू लिख दीजिए जी एम बाई आर क्यूब, ए की वैल्यू है 2r/3, है ना। तो ये हो गया 2g/3। अच्छा, और स्लोली लिखना है तो 2/3 GM/r²। इस प्लेनेट के सरफेस पे जी की वैल्यू, इस प्लेनेट के सरफेस पे जी की वैल्यू 12 दे रखी है, ये वही है भाई। जी होता क्या है, GM/r², ये रहा, लिखा भी है मैंने, ये रहा। तो ये 2/3 टाइम्स ऑफ जी है। ठीक है, आप चाहें तो इस जी की वैल्यू भी रख सकते हैं 2/3 इंटू 12, तो 2/3 इंटू 12, तो ये हो गया आपका 3 से कटा 4, तो 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इसका एक्सेलरेशन आ गया, दैट्स ऑल। तो मेरे हिसाब से आसान है सवाल। अब बॉल यहाँ से छोड़ी है, अब तो बहुत आसान सवाल रह गया। मतलब अंदर भी वही मोशन है, ग्रेविटी वाला मोशन हो गया, अंदर भी वैसा ही मोशन हो गया, तो बहुत बढ़िया। क्योंकि अगर अगर हम प्लेनेट के अंदर छोड़ते, तो याद रखिएगा प्लेनेट के अंदर छोड़ने पे तो जी वेरिएबल है, लेकिन इस कैविटी के अंदर जी यूनिफॉर्म है, इस कैविटी के अंदर जी यूनिफॉर्म है। तो ये बॉल ऐसे नीचे आएगी, ऐसे नीचे आएगी और टकराएगी, लेकिन थ्रू आउट द मोशन एक्सेलरेशन कांस्टेंट रहने वाला है जी डैश। ठीक है, तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, तो मैं s/ut प्लस हाफ t स्क्वायर लगा सकता हूँ। ये दूरी कितना चलेगा मुझे बताएंगे, डायमीटर के बराबर चलेगा, डायमीटर 2 इंटू इसकी रेडियस r/3 है, तो 2r/3। ठीक है, दैट्स ऑल। तो क्या करूं मैं, मुझे पता है एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, कांस्टेंट है तो s/ut प्लस हाफ t स्क्वायर लगा दूं। तो डिस्टेंस कितना चलना है इसको मुझे बताएंगे, 2r/3 बराबर इनिशियल वेलोसिटी 0, हाफ a की वैल्यू आई थी मेरी 8 इंटू टी स्क्वायर। तो टाइम आ गया मेरा, टाइम यहाँ से 2 कट गया, 4 और 2 और कट गया, तो √r/6 आ रहा है, √r/6 आ रहा है। कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक हुई है तो चेक कर लो। ठीक है, 1 4 यहाँ कटा, 2 कटा ये रहा। ठीक है, 4 2, ठीक है, तो r/6, √r/6। ठीक है, टोटल टाइम कितना आएगा मुझे बताएंगे, टोटल टाइम हो जाएगा 2t। क्यों, देखिए यहाँ कोलिशन इलास्टिक है, अगर कोलिशन इलास्टिक है तो आपको पता है कि वापस सेम वेलोसिटी से रिबाउंड करेगा, और अगर एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म है तो जितना टाइम नीचे आने में लगेगा उतना ही ऊपर डालने में लगेगा। अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो आपको पता है फॉरवर्ड और रिवर्स सेम सेम टाइम आता है। जैसे इस पत्थर को, इस पेन को उछाला तो जितना टाइम ऊपर जाने में लगा उतना ही नीचे, थ्रू आउट द मोशन एक्सेलरेशन कांस्टेंट होना चाहिए। ठीक है, तो ये कितना आएगा, इसको निकाल लो यार, इसको निकाल लो, ये मेन चीज है बस। ये कितना आएगा, √r/6। तो r कितना है मुझे बताइए, r है 3240, 3240 किलोमीटर, मतलब 10⁻³ डिवाइडेड बाई 6। ठीक है, ये मेन है ना, ये निकाल लिया तो आंसर आ जाएगा, और उसका डबल आंसर आ जाएगा। इंटू 4 कीजिए, 10⁻4 तो बाहर आ गया, 10⁻4 तो बाहर आ गया, 324/6 कीजिए, तो 6 से काटिए, तो 32 5 2 इधर 54, तो √54,
रूट 54 हो जाएगा आपका रूट 54 सेकेंड्स, ठीक है। 100 इंटू रूट 54 सेकेंड्स, तो इसका डबल इज द आंसर, तो 2t इज द आंसर, ट्वाइस इंटू 100 इंटू रूट 54, ठीक है, दैट्स ऑल, ये आंसर आ जाएगा सेकेंड्स, ठीक है। इज इट क्लियर? क्या मेरी बात क्लियर है? ये 100 इंटू, देख लीजिए, चेक कर लीजिए, 3240, ठीक है। इसमें थोड़ा सा अगर कैलकुलेशन वैसे होती तो ठीक रहता, अगर सिर्फ ये 2 से डिवाइड हो जाता तो, नहीं 6 से, तो रूट 54 है ना, तो 9 आ जाता, 9 आ जाता तो कैलकुलेशन हो जाती। मैं एक बार वापस देख लेता हूँ कि कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं हुई है, ठीक है। चलिए एक बार क्वेश्चन देखते चलते हैं। r/3, ठीक है, रेडियस कितनी है? r/3, तो r/3 तो सेंटर से डिस्टेंस आ गई 2r/3, तो अंदर g डैश होगा gm/r³ इंटू ए दोनों सेंटर के बीच की डिस्टेंस होती है, तो 2r/3, तो 2/3g हो गया, 2/3g हो गया, सही बात है, 2/3g, और g की वैल्यू रख दी मैंने 12, तो ये हो गया 8, अंदर की तरफ एक्सेलरेशन 8 कांस्टेंट आएगा, ठीक है। चलिए ये सही है यहाँ पर। उसके बाद में 8 एक्सेलरेशन आ गया, इसकी रेडियस दे रखी है 23240, ठीक है। तो अंदर ये चलेगा कितना? r/3 रेडियस है, तो 2r/3 चलना है ना, 2r/3, ठीक है। ड्रॉप्ड इनसाइड कैविटी, तो ये r/3 और r/3, 2r/3 चलने वाला है, सही है। और एस इक्वल टू ut प्लस हाफ टी स्क्वायर, तो u0 है हाफ टी स्क्वायर, तो हाफ एक्सेलरेशन है 8, तो 4 आ गया, या 4 आ गया, तो टी स्क्वायर, कैलकुलेशन ही देख रहा हूँ मैं, 2, तो r/6, रूट r/6, तो ये आ जाएगा 300 और रूट 54, ठीक है। तो इसमें बेसिकली, हाँ ठीक है, तो यही फिर आंसर होगा। 3 और कॉमन ले लेते तो ले लेते, 3 और बाहर आ जाएगा 9, तो रूट 6 आ जाएगा, रूट 6, तो 300 रूट 6 सेकेंड, है ना, क्या सही है? 300 रूट 6, तो 600 रूट 6 सेकेंड में ये वापस पहुंच जाएगा। क्या मेरी बात क्लियर है? ठीक है ना, 100% r/6। कैलकुलेशन में कोई एरर हुई है तो चेक कर लीजिए, 4 6 बिल्कुल सही है, ठीक है। आई डोंट थिंक एनी कैलकुलेशन मिस्टेक इज हियर, r/6 का रूट, ठीक है, दैट्स इट, ठीक है। चलिए, तो ये फिर आंसर आ जाएगा, खत्म है। तो 600 रूट 6 सेकेंड इज द आंसर, क्लियर। चलिए आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन क्या है? चलिए अगला क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन पढ़िए। क्वेश्चन है, स्मॉल क्रॉस सेक्शनल स्मूथ सर्कुलर टनल ऑफ रेडियस r/3 is made inside earth such that center of tunnel is on earth surface. A particle of mass 12 kg is released from rest at one end of the tunnel. ठीक है, फाइंड नॉर्मल फोर्स ऑन पार्टिकल व्हेन इट मूविंग विथ मैक्सिमम स्पीड। देखिए सवाल समझिए, इंपॉर्टेंट क्या है, क्वेश्चन समझना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये है प्लेनेट अर्थ, ये है प्लेनेट अर्थ, ठीक है। ये प्लेनेट अर्थ है, इसमें आप ऐसे कर लीजिए, फिल कलर कर देता है, वही 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 इस टाइप का कलर कर देता है, ठीक है। ये प्लेनेट अर्थ है, ठीक है। चलिए ये रहा, ये प्लेनेट अर्थ है। यहाँ से आपने क्या किया, एक स्मॉल क्रॉस सेक्शनल, देखो टनल वाले सवाल तो आपने किए ही है, टनल बनाते हैं उसमें किसी पार्टिकल को छोड़ देते तो एसएम करता है, ये तो रटा पड़ा है आपको, ठीक है। उन्होंने चेंज कर दिया कि स्मॉल क्रॉस सेक्शन, देखो स्मॉल क्रॉस सेक्शन मतलब पतली है, मतलब स्ट्रॉ, जैसे तरबूज में स्ट्रॉ डाल दो या सुई डाल दो, सुई का क्रॉस सेक्शन कम होता है, टनल तो बना दिया आर पार, लेकिन क्रॉस सेक्शन बहुत कम है, और स्मूथ है, मतलब फ्रिक्शन नहीं है। सर्कुलर टनल ऑफ रेडियस r/3, जहां अर्थ की रेडियस r है, यहां पर मैंने क्या किया, यहाँ एक मिनट, यहाँ इसमें मुझे यही करना पड़ेगा कि इसमें यहाँ भी ये बना देता हूँ, ठीक है। यहाँ से मैंने एक टनल बनाई बेटा, यहाँ से एक टनल बनाई जिसका सेंटर यहाँ है ना, और ये है r/3 रेडियस की टनल, ये r/3 रेडियस की टनल है ऐसे, ये रहा, ठीक है। ये r/3 रेडियस की टनल है, क्रॉस सेक्शन स्मॉल है, r/3 रेडियस है इसकी, है ना, ये रही। तो सेंटर से यहाँ पर ये दूरी कितनी हो जाएगी, 2r/3, ठीक है, क्योंकि उन्होंने मेरे को शायद यही बोला है, फाइंड नॉर्मल फोर्स ऑन पार्टिकल व्हेन इट मूविंग विद मैक्सिमम स्पीड। अच्छा मैक्सिमम स्पीड कहाँ आएगी, बता रहा हूँ, मैक्सिमम स्पीड यहीं आएगी जब ये यहाँ पर होगा। देखिए यहाँ से आपने पार्टिकल छोड़ा, यहाँ पर वेलोसिटी आपने 0 दी है, यहाँ पर जब ये जाएगा तो ऑब्वियसली बात है इसकी वेलोसिटी इधर होगी,
यहां वेलोसिटी मैक्सिमम होगी, यहां वेलोसिटी मैक्सिमम होगी। आप बोलेंगे सर क्यों वेलोसिटी मैक्सिमम होगी? ठीक है, ये v जो है ये v मैक्सिमम है। रीजन आप देखिए, ये सेंटर के नियरेस्ट है, ये सेंटर के नियरेस्ट है, ठीक है। तो यहाँ पोटेंशियल जी मिनिमम होगी, जितना है ना, यहाँ पोटेंशियल जी मिनिमम होगी। एक मिनट, नहीं, आपका क्या होगा यहाँ पर पोटेंशियल जी, अंदर जा रहे हैं ना हम, तो हाँ पोटेंशियल जी यहाँ पर मिनिमम है, यहाँ पोटेंशियल जी मिनिमम है। भाई जितना सेंटर के पास जाओगे उतना ही पोटेंशियल जी आपकी और कम होती जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर पोटेंशियल जी मिनिमम है तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम है। इज इट क्लियर? हाँ जी, क्योंकि मेरे हिसाब से सर्कल, जैसे मान लीजिए यहाँ से अगर मैं डिस्टेंस देखूँ ये रहा, और एक सर्कल इसका सेंटर यहाँ ये रहा, ठीक है। इस सेंटर से मिनिमम डिस्टेंस जो आएगी वो, क्योंकि ऑब्वियसली बात है ये और पीछे होता चला जाएगा तो इससे डिस्टेंस बढ़ती चली जाएगी, ठीक है, सही बात है, ठीक है। मतलब सबसे देखो, सबसे क्लोजेस्ट पॉइंट पर पोटेंशियल जी मिनिमम होगी। मैं ये देखना चाह रहा था कि क्लोजेस्ट पॉइंट यही है क्या? क्लोजेस्ट पॉइंट क्यों? क्योंकि अगर मैंने आर को थोड़ा सा भी घुमाया, तो ये वाली डिस्टेंस जो होगी ये बढ़ जाएगी, मतलब इससे। तो और अभी ये सिर्फ ये आएगा, ठीक है। दो सर्कल मैं एक बार और कंफर्म कर लेता हूँ। मान लीजिए ये है एक सर्कल और दूसरे सर्कल का सेंटर यहाँ है, ठीक है। ये रहा। मैं सिर्फ ये चाह रहा हूँ कि ये डिस्टेंस ही मिनिमम है ना, ये डिस्टेंस ही मिनिमम है ना, ये रहा, ठीक है। यहाँ कहीं भी चला गया यहाँ से तो ये डिस्टेंस तो ज़्यादा ही आनी चाहिए ना, ये थीटा एंगल है, ये r/3 है, तो ये वाली डिस्टेंस कितनी आ रही है? 2r/3, ठीक है। ये वाली डिस्टेंस है r sin थीटा, ये वाली डिस्टेंस है टोटल डिस्टेंस कितनी है r, ये डिस्टेंस है आपकी r cos थीटा। तो ये वाली डिस्टेंस आएगी मतलब r में से r माइनस r cos थीटा, r नहीं r/3 cos थीटा, ठीक है। स्क्वायर ऐड करना पड़ेगा, ये डिस्टेंस प्लस ये डिस्टेंस का स्क्वायर ऐड, ये डिस्टेंस यही आएगी शायद। स्क्वायर ऐड करूंगा, इसकी मिनिमम वैल्यू 2r/3 है, प्लस कुछ जोड़ भी रहा हूँ, हाँ तो ठीक है, ऑब्वियसली बात है, ठीक है। तो ये सबसे पास वाली जगह है, ठीक है, ये सबसे पास वाली जगह है, क्लियर। चलिए ये रहा, यहाँ स्पीड कितनी है v, ये v मैक्सिमम है, ये v मैक्सिमम है। इस पॉइंट पे मुझे नॉर्मल निकालना है, तो पहले तो v निकालना पड़ेगा। FBD अगर मैं ड्रॉ करूँ, मान लीजिए इसने नॉर्मल इधर लगाया, इसने नॉर्मल इस तरफ लगाया, ये रहा, ठीक है। कलर मान लीजिए ये बहुत अच्छे से नहीं दिख रहा, तो कलर चेंज कर लेते हैं, वाइट कलर कर देते हैं यहाँ पर। अगर मान लीजिए यहाँ पर नॉर्मल इसने इधर लगाया, एक धरती का प्यार भी लगेगा, वो कितना लगेगा? mg', यहाँ पर g की वैल्यू, mg' क्यों लिख रहा हूँ? देखो g हमेशा मैं लिखता हूँ अर्थ सरफेस पर, इसके अलावा कहीं भी लिखना हो तो g' लिख दो, ये रहा, बराबर mv²/r, ठीक है। बस मुझे एक तो यहाँ इसकी स्पीड चाहिए पहले। FBD अगर मैं देखूँ, सर्कुलर मोशन का कॉन्सेप्ट तो बहुत आसान है, नॉर्मल माइनस mg' बराबर mv² इसकी रेडियस, दैट्स ऑल, क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है। लेकिन ये v निकालना है, तो v कैसे निकालेंगे? स्पीड निकालने के लिए मैं क्या करूंगा? एनर्जी कंजर्वेशन लगाऊंगा, एनर्जी कंजर्वेशन k1 + u1 = k2 + u2, ठीक है, दैट्स ऑल। एनर्जी कंजर्वेशन क्यों भाई? स्मूथ टनल है, अंदर कोई फ्रिक्शन के कारण लॉस होने वाला नहीं है, ग्रेविटेशन फोर्स ही से चलाएगा, नॉर्मल का वर्क डन 0 है, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी 0, इनिशियल पोटेंशियल जो कि -gmm/0 + -gmm/R, ठीक है, बराबर फाइनल काइनेटिक एनर्जी ½ mv²। फाइनल पोटेंशियल जी लिखना सिखा रहा था, यही इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। स्पेयर के अंदर का पोटेंशियल का फॉर्मूला बच्चों को याद नहीं होता, अंदर पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है बेटा -gm/2r³ 3r² - r², ये याद नहीं होता, ये वैसे इलेक्ट्रोस्टैट का कॉपी पेस्ट है, एज इट इज, इसे में इलेक्ट्रोस्टैट का कॉपी पेस्ट है, -gm/2r³ 3r² - r²। क्या मेरी बात क्लियर है ना? ठीक है, तो आप एज इट इज इसकी वैल्यू रखिए, -gm/2r³ 3r² - r। अच्छा ये दूरी पे कितने पे है? 2r दूरी पर है, तो 2r/3 का होल स्क्वायर। क्या मेरी बात समझ आ रही है भाई? r/3 रेडियस है, सेंटर इसका सरफेस पर है, तो ये r/3 है, तो सेंटर से यहाँ दूरी कितनी हुई? 2r/3, ठीक है। r में से r/3 सब्ट्रैक्ट कर दिया, और ये पोटेंशियल का फॉर्मूला था। आप बोलेंगे सर ये एनर्जी कैसे लिखी? एनर्जी होती है m × पोटेंशियल, ग्रेविटेशन पोटेंशियल, इलेक्ट्रोस्टैट में होता है चार्ज × पोटेंशियल। तो पहले तो ये कॉन्सेप्ट मेरे को किसी न किसी क्वेश्चन में लेना था, क्योंकि इन जनरली आप ये भूल कर जाते हो कि पोटेंशियल इनसाइड द स्फीयर, बाहर के तो याद है -gmm/r, ठीक है। अब इसे सॉल्व कीजिए, तो स्मॉल m काट दीजिए, ठीक है। चलो अब कुछ काट छाट नहीं करता,
हाफ एम वी स्क्वायर, क्योंकि काट छाट में मैं कुछ ना कुछ खा जाता हूँ बाद में, ये इधर आके प्लस हो जाएगा, तो जी एम बाई 2r³ अंदर की सारी कैलकुलेशन कर लो, ये प्लस हो गया। मैं इसे अलग से कर लेता हूँ, 3 - 4/9, 4/9 तो 27, 27 माइनस 4/9 आया ना, तो 27 27 -4 तो 23/9। मैं कैलकुलेशन गड़बड़ करता हूँ इसलिए वापस चेक कर रहा हूँ, 27 - 4 23/9, और ये दो और बचा हुआ है, ये दो और बचा हुआ है, तो 18 कर दूंगा, ठीक है, 18 तो जी एम बाई एक आर कट जाएगा, ठीक है, और अंदर कितना बचा, ये 23/18 कैलकुलेशन बाद, माइनस जी एम एम बाई एक स्मॉल एम और आना चाहिए ना, जी एम एम बाई ये रहा, ठीक है, माइनस जी एम एम बाई आर, मेरे हिसाब से सही है, कैलकुलेशन चेक कर लो। 9 × 30 27, 27 - 4 27 - 4 23, 23/9 9 और 23/18, 23/18 बिल्कुल सही है, इधर आ गया, इसको सॉल्व कर लो, 23/18 में से एक गया, तो 23 5/18 तो 5/18 जी एम एम बाई आर, यहां से वेलो स्पीड आ गई बेटा, स्पीड कितनी आई मुझे बताएंगे, हाफ कट गया तो 5/9 जी एम बाई आर का रूट, दैट्स ऑल, ये आ गई स्पीड बेटा, खत्म, यहां तक काफी हद तक काम हो गया। अब स्मॉल जी की वैल्यू दे रखी है, देखो इस ग्रेविटेशन में एक चीज तो याद रखो, स्मॉल जी मैं हमेशा सिर्फ स्मॉल जी कहाँ मानता हूँ, ऑन सरफेस ऑफ अर्थ, क्योंकि क्या होता है, आप जी अंदर भी जी अंदर भी ग्रेविटेशन फील्ड इंटेंसिटी को जी मानते हो, बाहर भी जी मानते हो, सरफेस पे भी जी मानते हो, और जी की वैल्यू भी 10 है, बच्चा कंफ्यूज हुआ पड़ा होता है, एक जी वेरिएबल है और एक जी कांस्टेंट है। स्मॉल जी मानो सरफेस ऑफ अर्थ पर, जी बराबर जी एम बाई आर स्क्वायर, इसके अलावा कहीं भी जी मानना पड़े अंदर या बाहर तो सिंबल बदलो ना यार, तो मैं उसे जी डैश लिख देता हूँ इसीलिए, क्योंकि अंदर जाने पे जी वेरी करता है, बाहर जाने पे जी वेरी करता है, तो बच्चा कहता है ये जी बराबर 10 किसकी वैल्यू दी हुई है, ये सरफेस की होती है, स्टैंडर्ड होता है, तो जी एम बाई आर स्क्वायर की वैल्यू ये रही, तो मैं इसे कन्वर्ट कर रहा हूँ ऊपर नीचे, आप चाहें तो आर से मल्टीप्लाई करते हैं, जी एम बाई आर स्क्वायर इंटू आर, तो ये आ गया आपका √5/9 जी आर, दैट्स ऑल। क्या मेरी बात क्लियर है? अब मुझे कुछ नहीं करना, एक सेंट्रीपिटल फोर्स की इक्वेशन लगानी है, सवाल खत्म हो गया, सेंट्रीपिटल फोर्स की इक्वेशन लगानी है, दैट्स ऑल, n माइनस एम जी डैश, ठीक है, n यहां पर वेलोसिटी मैक्सिमम है, यहीं लगा देता हूं, अब सेंट्रीपिटल फोर्स की इक्वेशन लगानी है, खत्म, n माइनस एम जी डैश बराबर एम वी स्क्वायर बाई इसकी रेडियस r/3 है, याद रखिएगा इस सर्कल की, तो n बराबर आएगा एम जी, जी अंदर फॉर्मूला क्या होता है, अंदर जी का फॉर्मूला क्या होता है बताइए, शायद याद होगा, जी एम आर बाई आर क्यूब, ये फॉर्मूले तो आपको याद होंगे, अप्लाई करवा रहा हूँ, जी एम आर बाई आर क्यूब, आर होता है डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ अर्थ, तो जी एम स्मॉल आर की जगह लिख दूंगा 2r/3 बाई आर क्यूब, ठीक है, प्लस 3 ऊपर आ गया, 3/r 3m/r, और वी स्क्वायर की वैल्यू रख दो, वी स्क्वायर की वैल्यू बेटा 5/9 जी आर, दैट्स ऑल, 5/9 जी आर। क्या मेरे हिसाब से क्लियर है? यहाँ तक सारी चीज़ें हो गई। अब एन बस आने ही वाला है, एन आने वाला है, बस मेरे हिसाब से कैलकुलेशन थोड़ी सी बच गई है, आगे तो हो गया है, एक मिनट रुकिएगा, क्या है कैलकुलेशन, जी एम बाई आर स्क्वायर की जगह तो जी लिख दूंगा, 2/3 एम जी है, तो एन आ रहा है 2/3 एम जी, कैलकुलेशन, अच्छा पिछले पेज से देखता चल रहा हूँ, ये क्या है, आर आर कट गया तो जी एम बाई आर स्क्वायर, जी एम बाई आर स्क्वायर हो गया स्मॉल जी, तो एम जी और ये 2/3, तो 2/3, यहाँ पर आर आर कट गया और ये 3 भी कट गया, तो 5/3 एम जी प्लस 5/3 एम जी, वो तो कैलकुलेशन बस बची थी, दैट्स ऑल, 5/3 एम जी, तो एन की वैल्यू आ रही है आपकी 7/3 एम जी, दैट्स ऑल, खत्म, ये आंसर है नॉर्मल, जी की वैल्यू 10 है, पार्टिकल का मास 12 kg, अब रखूंगा 7/3, पार्टिकल का मास 12 kg है, इंटू जी की वैल्यू है 10, 3 और ये 4 कट गया, तो 280 न्यूटन इज द आंसर, 280 न्यूटन इज द आंसर, खत्म। क्या मेरी बात क्लियर है? आसान सवाल है, जो टनल हमने सीधे बनाई थी उसके बजाय एक सर्कुलर टनल बना दी और सर्कुलर का कॉन्सेप्ट मिला दिया, ठीक है, दैट्स ऑल। और इसमें बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी चीजें,
रिवाइज हो गई। एक तो अंदर पोटेंशियल का फॉर्मूला ये लिखा पड़ा, ये बच्चों को याद नहीं होता, अंदर पोटेंशियल। उसके बाद में अंदर जी की वैल्यू, सर्कुलर मोशन की इक्वेशन लगानी है और एनर्जी कंजर्वेशन लगाना है। तो इतना भी अपने आप में बहुत है, बहुत सफिशिएंट है। क्लियर? अगले सवाल पे बढ़े, अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अच्छा ये तो मैंने क्या किया था, अच्छा मैं क्रॉस चेक कर रहा था कि भाई ये मिनिमम डिस्टेंस यही है ना, भाई मैथमेटिकली चेक कर लूँ यार, है ना। तो अगले क्वेश्चन पे बढ़ो, अगला क्वेश्चन पढ़िए। तो सैटेलाइट का सवाल है। अ ब्रॉडकास्टिंग सैटेलाइट इज मूविंग अराउंड अर्थ, ठीक है, इन इक्वेटोरियल प्लेन एट हाइट 2r/3। ओके, broadcasting satellite broadcast in every direction, but some part of earth never receives signal from this satellite because broadcasting waves do not cross होना चाहिए, does not क्यों, broadcasting waves है ना, ठीक है कोई बात नहीं, क्रॉस थ्रू अर्थ मटेरियल, अर्थ मटेरियल या अर्थ मटेरियल, ठीक है, अर्थ मटेरियल जैसे भी, ठीक है। Find percentage of Earth surface area which never receives signal from this satellite. To broadcast remaining part of Earth, a polar satellite is launched. Find minimum height in kilometer at which this polar satellite established. ठीक है, सवाल क्या है? सवाल अगेन स्पेरिकल कैप का आ जाएगा, ठीक है। होगा क्या, देखिए सुनिए, पेज ले लेते हैं, सुनिए होगा क्या। उन्होंने क्या दिया है मुझे बताइए, क्या दिया है, क्वेश्चन पढ़िए। अब ब्रॉडकास्टिंग सैटेलाइट, एक सैटेलाइट जो ब्रॉडकास्ट कर रहा है, ब्रॉडकास्ट मतलब सिग्नल फेंक रहा है, जैसे होता है ना कि भैया मोबाइल टावर, जैसे कई एफएम रेडियो का ब्रॉडकास्ट होता है, एफएम रेडियो, तो वहां से एफएम वेव्स फेंकी जाती है जो आपके एफएम रेडियो कैच करता है, ठीक है। इज मूविंग अराउंड अर्थ इन इक्वेटोरियल प्लेन, इक्वेटोरियल प्लेन में चल रहा है, एट हाइट 2r/3, ठीक है, एट हाइट 2r/3। ब्रॉडकास्टिंग सैटेलाइट ब्रॉडकास्ट इन एवरी डायरेक्शन, हर डायरेक्शन में पॉसिबल फेंक रहा है, लेकिन सम पार्ट ऑफ अर्थ नेवर रिसीव सिग्नल। नेवर मतलब, नेवर का मतलब है कि नेवर जैसा है ना कि कभी नहीं मिलेगा, अंग्रेजी समझ रहे हैं, ठीक है। इस समय नहीं, वो सैटेलाइट घूमता रहेगा, कभी भी वो सिग्नल नहीं मिलेगा उन्हें, ठीक है। मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि इस समय नहीं मिल रहा, कभी भी नहीं मिलेगा, ठीक है, बिकॉज वो अर्थ की सर्फेस से क्रॉस नहीं कर पा रहे, ठीक है। होगा क्या, देखिए मान लीजिए सैटेलाइट ये रहा, सैटेलाइट यहाँ पर है, ठीक है, ये आपका सैटेलाइट है, ये रहा, ठीक है। अब ये जियो स्टेशन सैटेलाइट तो है नहीं, ये जियो स्टेशन सैटेलाइट तो है नहीं, अर्थ अपनी एक्सिस पे घूम रही होगी, ऑब्वियसली बात है, अर्थ इज रोटेटिंग ऑन इट्स एक्सिस, और ये जियो स्टेशनरी तो नहीं है भैया, ये अर्थ अपनी एक्सिस पे घूम रही होगी ऐसे, ठीक है। ये आपके पोल्स हैं, ये आपके पोल्स हैं, ठीक है, ये पोल्स है। होगा क्या, ये सैटेलाइट यहाँ घूम रहा है, मैं आपको एक और फोटो बना के दिखा दूंगा। अभी तो ये सैटेलाइट घूम रहा है, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ क्योंकि मेरे ये बाद में काम आएगी एक और जगह, ठीक है, मैं आपको कुछ बताऊंगा। तो ये सैटेलाइट है, इज इट क्लियर? अब ठीक है, ये जियो स्टेशनरी तो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि जियो स्टेशनरी की हाइट लगभग 5.6 आर आती है, ये तो 2r/3 है, 2r/3 है, तो ऑब्वियसली बात है जियो स्टेशनरी नहीं है, किसी एक पॉइंट के ऊपर नहीं रहने वाला। तो अर्थ का घूमना और इसका घूमना अलग अलग ओमेगा से होगा, तो ये अर्थ को अगर मैं रोक दूं घूमना, तो अर्थ के चारों ओर घूमेगा 100%। देखो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट की हाइट लगभग 5.6 आर आती है, यहाँ दे रखी है हाइट जो है, कुछ डेटा आपको, भाई आप ऐसे टाइप के सवाल कर रहे हैं तो आपको आइडिया होना चाहिए, 2r/3 हाइट दे रखी है, 2r/3 और 5.6 आर बहुत डिफरेंट है, ठीक है। तो अर्थ अर्थ की ओमेगा और इसकी ओमेगा अलग अलग है, तो इसका मतलब, और ये इक्वेटर प्लेन में घूम रहा है, तो इसका मतलब है कि अर्थ को अगर मैं रोक दूं तो इसकी ओमेगा रिलेटिव होगी, तो ये सब जगह घूमेगा। तो ऐसे करके ये अर्थ के ऐसे इस पार्ट पे, मतलब इक्वेटर के हर पॉइंट पर ये एक्सेसिबल होगा, कभी ना कभी, अभी नहीं, एक साथ नहीं, मतलब कभी ना कभी पहुंचेगा। तो अभी ये कितना एरिया कवर कर रहा है मुझे बताएंगे, वही स्पेरिकल कैप का कॉन्सेप्ट लगेगा। अभी ये कितना एरिया कवर कर रहा होगा, यहाँ तक ये एरिया ये कवर कर रहा होगा, मतलब मुझे यहाँ से टेंजेंट डालनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ तक सिग्नल पहुंचने वाले हैं, यहाँ से टेंजेंट डाल रहा हूँ, ये टेंजेंट, ये टेंजेंट, ठीक है। यहाँ से इस टेंजेंट के अलोंग अलोंग तक ये काम होने वाला है, ये रहा, ठीक है। ये सिग्नल देखो क्यों, यहाँ से अगर मैं इसे समझाऊं, यहाँ से यहाँ सिग्नल मिल जाएगा, यहाँ से यहाँ सिग्नल मिल जाएगा, यहाँ से यहाँ सिग्नल मिल जाएगा, यहाँ से यहाँ सिग्नल, ये टेंजेंट तक में इसने सिग्नल दे दिए, टेंजेंट तक में सिग्नल दे दिए, यहाँ भी मिल जाएगा, यहाँ भी मिल जाएगा। लेकिन अगर मुझे यहाँ सिग्नल चाहिए तो अर्थ को क्रॉस करके जाना पड़ेगा, अर्थ को क्रॉस करके जाना पड़ेगा, क्योंकि टेंजेंट वो लास्ट लिमिट है जिसके बाद में
इसके बाद में इसको एक्सेसिबल नहीं कर पा रहा, ठीक है। तो ऑब्वियसली बात है, मुझे टेंजेंट ड्रॉ करनी पड़ी, टेंजेंट, इन टेंजेंट के अलोंग अलोंग तक मुझे सिग्नल मिलने वाला है, ये रहा यहाँ तक, इसके अंदर अंदर सब जगह सिग्नल मिलने वाला है, ये मैंने बता दिया। क्लियर है, ये रहा, ये थीटा मैं निकाल सकता हूं, ये थीटा मैं बड़ा आराम से निकाल सकता हूं। ये वाली रेडियस है आर, ये वाली टोटल डिस्टेंस कितनी है मुझे बताएंगे, टोटल सैटेलाइट से यहां तक आर प्लस एच, आर प्लस हाइट, हाइट दी हुई है 2r/3, तो कितना आ गया मुझे बताएंगे, 3 इधर आया 5r/3। तो इस ट्रायंगल में थीटा कितना आएगा, थीटा, थीटा, तो थीटा आ जाएगा आपका, ये कौन है, ये राइट एंगल ट्रायंगल है ना, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ध्यान रखिएगा। कलर चेंज कर देता हूँ अच्छे से दिखे, ये 90 डिग्री एंगल है बेटा, है ना, क्योंकि टेंजेंट और रेडियस 90 डिग्री एंगल बनाती है, तो क्लियर ही है। तो ये राइट एंगल ट्रायंगल में ये 90 है, तो ये सामने वाला हाइपोटेनियस हो गया, सामने वाली हाइपोटेनियस हो गई। तो हाइपोटेनियस और बेस पता है, तो कॉस थीटा पता है, तो मुझे कॉस थीटा पता है r/r+h, ठीक है। तो उसकी वैल्यू आई मेरे पास r/ ये कितना आया 5r/3, तो यहाँ से आ गया 3/5, तो इसका मतलब थीटा मुझे मिल गया 53 डिग्री तक, ये मैक्सिमम मतलब लैटिट्यूड तक एंगल भेजेगा। लेकिन ऑब्वियसली बात है, ओमेगा ऑफ सैटेलाइट एंड ओमेगा ऑफ अर्थ आर डिफरेंट, ओमेगा ऑफ अर्थ एंड सैटेलाइट आर डिफरेंट, अर्थ एंड सैटेलाइट आर डिफरेंट, मतलब मैं ऐसे ही बता देता हूँ, ओमेगा ऑफ अर्थ एंड सैटेलाइट आर डिफरेंट। तो अर्थ को अगर मैं स्टेशनरी कर दूं तो सैटेलाइट ऐसे घूमेगा, तो कितना पार्ट, ये पार्ट इसने कवर नहीं किया है और कवर करेगा। मतलब इसे ऐसे सोचिए, जैसे मैं एग्जांपल लूं, जैसे आप सोचिए, ठीक है, मैं एग्जांपल लेता हूं, जैसे मान लीजिए ये बॉल है, ये बॉल है, ये बॉल है, और आपका टॉर्च जो है वो सैटेलाइट है, ठीक है, ये टॉर्च जो है, टॉर्च जो है ये सैटेलाइट है, ये सिग्नल फेंक रहा है, ठीक है, ये ऐसे लाइट बंद करनी पड़ जाएगी। तो ये अगर अर्थ अर्थ की ओमेगा, अर्थ के घूमने की ओमेगा और इसके घूमने की ओमेगा अलग अलग है, तो इसलिए बात है, अर्थ को रोकूंगा तो ये इसके अराउंड घूमेगा ही, इसके अराउंड घूमेगा ही, घूमेगा ही, घूमेगा ही। तो ये यहाँ हर जगह इस 53 डिग्री एंगल पर सब जगह कवर कर जाएगा। तो एक्चुअल क्या है, ये डायग्राम तो ठीक है, ये डायग्राम तो ठीक है, लेकिन एक्चुअली इसने एरिया छोड़ा क्या, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसने एरिया छोड़ा क्या, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसने एरिया छोड़ा क्या, यहां पर जो सर्कल बनाया था मैंने, ये रहा, ये सर्कल को अगर मैं देखूं तो ये इसके चारों ओर ऐसे घुमाता जाऊंगा, ठीक है, ये तो क्लियर है। लेकिन जो इसने छोड़ा, मतलब ये वाला एंगल तो कहीं ना कभी तो कवर हो ही जाएगा, कभी ना कभी तो कवर हो ही जाएगा भाई। भाई मैंने कहा ना कि अगर ये अर्थ है, अर्थ भी घूम रही है और ये भी घूम रही है, ओमेगा डिफरेंट है, तो कभी ना कभी तो मतलब इस जगह ये हर जगह ऐसे 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 कवर करता जाएगा। तो अब जो ये स्पेरिकल कैप छूटेगी, अब सोचिए यहाँ यहाँ ऐसी बाउंड्री एक छूटेगी, यहाँ से मतलब ऐसे कह लीजिए, यहाँ से 53 डिग्री, तो दूसरा सर्कल मैं ड्रॉ करने वाला हूँ, ये ये वाला एरिया छूटने वाला है, मेरे हिसाब से आप समझ गए, ये वाला एरिया इसके लिए एक्सेसिबल नहीं है, ये वाला एरिया इसके लिए एक्सेसिबल नहीं है, क्योंकि अगर मैं इस सर्कल को ऐसे घुमाता चला जाऊं, इस सर्कल को ऐसे घुमाता चला जाऊं, तो ये फिक्स एंगल पर खेलता जाएगा, फिक्स एंगल पर खेलता जाएगा, अर्थ का 53 डिग्री लैटिट्यूड वाला सारा कवर कर गया, तो 53 से 90 छूट गया, 53 से 90 छूट गया, ऊपर और नीचे दोनों वाला, ठीक है। तो अब इसका एरिया मुझे निकालना है, ये स्पेरिकल कैप। तो एक चीज बताइए, अगर ये एंगल 37 है तो बहुत सारा काम तो आसान हो गया मेरा, पीछे एंगल मैं निकाल ही चुका हूँ, ये कितना आया था, 37 आया था, 53 आया था, ये एंगल आया था 53, तो ये वाला एंगल हो गया 37, ये वाला एंगल हो गया 37, नहीं ये वाला एंगल 53 आया था, सॉरी, तो ये वाला एंगल आ गया 37। तो अब इस स्पेरिकल कैप का एरिया क्या आएगा, इसका एरिया मैं मान लेता हूँ ए है, ठीक है, स्पेरिकल कैप का एरिया मुझे पता है, एरिया ऑफ स्पेरिकल कैप, एरिया ऑफ स्पेरिकल कैप, कैप, ठीक है, वो होता है ए बराबर 2πr² 1 माइनस कॉस थीटा, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, ए बराबर 2πr² 1 माइनस cos 37 डिग्री, तो कितना हो जाएगा 2πr² 1 माइनस 1/4, 4/5, सब सही क्या है ना, ये 53 डिग्री आया है, 37 आ जाएगा, ठीक है, 4/5 कितना आ जाएगा मुझे बताइए, 2πr²,
1 माइनस दिस, तो ये हो जाएगा आपका 1/5, 2πr² 5। क्या मेरी बात क्लियर है? चेक कर लीजिए तसल्ली से। तो दो स्पेरिकल कैप्स है, ठीक है। टोटल एरिया, टोटल टोटल एक्सक्लूडेड एरिया, ठीक है। एक्सक्लूडेड एरिया, एक्सक्लूडेड एरिया मतलब टोटल एरिया निकाल दूं। टोटल एरिया ऐसे लिख देता हूं, आप समझ ही गए मैं भाषा क्या लिखूं। 2a, तो हो जाएगा 4πr²/5। क्या मेरी बात क्लियर है? 4πr²/5, दैट्स ऑल। ये एरिया आ जाएगा। क्या मेरी बात क्लियर है कि नहीं है? ठीक है, 100%। अब इसके बाद उन्होंने क्या क्या पूछा है, देखिए एक बार क्या क्या पूछा है वो देखिए पहले। तो उन्होंने परसेंटेज पूछा है सर्फ एरिया, ठीक है। तो परसेंटेज में वापस आते हैं, क्या आएगा मुझे बताइए। यहाँ पर आ जाएगा आपका 4πr²/5 टोटल एरिया, ये आ गया। परसेंटेज, परसेंटेज अगर मैं निकाल लूँ तो परसेंटेज एरिया जो भी पहला पार्ट है, ठीक है, वो पूरी लैंग्वेज नहीं लिख रहा, परसेंटेज एरिया जो छूट गया है, तो 4πr²/5 ये छूटा एरिया, टोटल सरफेस एरिया होता है अर्थ का 4πr² इंटू 100। 20% एरिया छूट गया है। 20% एरिया मतलब 10% एरिया शायद ऊपर और 10% एरिया नीचे। क्या मेरी बात क्लियर है? 10% एरिया ऐसा हो गया। क्लियर? तो 2πr² कैलकुलेशन एक बार चेक कर लीजिए। 2πr² 1 माइनस कॉस थीटा होता है। स्पेरिकल कैप का फॉर्मूला है। 2πrh भी लिखते हैं, अलग अलग जगह अलग अलग यूज करते हैं, ठीक है। कभी एच की तरह यूज कर लेते हैं, एच निकाल के भी कर सकते हो। ये आएगा r cos 37, तो 4r/5 एच होता है ये बेटा, ये होता है एच, कैप की हाइट, ठीक है। वो कितनी आएगी वो भी निकाल लो, r 1 माइनस कॉस थीटा, तो cos 37 हो जाएगा आपका 4r/5, 4r/5 आ जाएगा, तो 4r/5 है ना। तो r/5 आ जाएगा, तो 2πr²/5, तो 2πr²/5 एक तरफ का हुआ तो नीचे वाला का भी हो गया 2r/5, यही सेम 2/5, तो 4πr²/5 टोटल एरिया होता है सरफेस एरिया 4πr², तो 20%। डन। अब उन्होंने एक चीज़ और कही, वो इंपॉर्टेंट है, इसके लिए मैंने ये डायग्राम आपको बोला था कि ये डायग्राम जो है मैंने इसको कॉपी कर लिया था, ठीक है। उन्होंने कहा कि मुझे एक पोलर सेटेलाइट चाहिए, बाकी एरिया को कवर। देखो पोलर सेटेलाइट किसे बोलते हैं, याद रखिएगा, पोलर सेटेलाइट वो होता है जो कि पोल के अक्रॉस पास करे, ठीक है, ऐसा ऐसा। तो ये मुझे चाहिए, ये सब मिटा देता हूं। ओमेगा का मैंने ओमेगा तो सिर्फ इसलिए समझाई थी, इसने कितना छोड़ा और उसको उतना पकड़ना है। इसने जो सरफेस एरिया छोड़ दिया है वो उसे कैप्चर करना है, बस ये रहा, ठीक है। तो जो सेटेलाइट अगर यहाँ पर है, मान लीजिए यहाँ, पोलर सेटेलाइट वो होता है जो पोल के अक्रॉस चल रहा है, ठीक है, पोल के अक्रॉस चल रहा है, ठीक है, ये रहा। तो इसको ये एरिया कवर करना है, ये रहा, ये पोलर सेटेलाइट है बाबू। पोलर सेटेलाइट वो होता है जो पोल के ऊपर से पास करता है, तो मतलब नॉर्थ और साउथ पोल के ऊपर से जाता है, तो नॉर्थ साउथ पोल और आपका अर्थ का सेंटर सब एक प्लेन में होने चाहिए, तो ऐसा होगा, ठीक है। तो अगेन इसका भी सेम आंसर है मेरे हिसाब से, ये भी सेम आंसर है, इसमें भी वही cos थीटा वाला फॉर्मूला लगा सकते हो, सेम, ठीक है। क्या आएगा मुझे बताइए, यहाँ सेंटर से ज्वाइन कर लीजिए, ये 90 डिग्री है, ये वाली डिस्टेंस r है, ये हाइट h है, वही आएगा, सेम आएगा, ये h है, ये वाली डिस्टेंस कितनी है मुझे बताएंगे, r, तो h प्लस r, ये वाला एंगल मान लीजिए फाई, तो इस ट्रायंगल में cos फाई क्या आएगा, cos फाई ये बेस है और 90 डिग्री के सामने वाला हाइपोटेनियस, वो वही फॉर्मूला वापस लग जाएगा, cos फाई बराबर r अपॉन r प्लस एच, और cos फाई, फाई मुझे पता है 37 डिग्री, ये 37 डिग्री था यार, अरे 37 डिग्री तो था, 37 डिग्री वाला पोर्शन ही तो छूटा था। क्या आ जाएगा, cos 37 डिग्री कितना हो जाएगा, 4/5, तो 5r बराबर 4r प्लस 4h, है ना, सही क्या है। तो यहाँ से h क्या आएगा मुझे बताएंगे, r/4, अर्थ की रेडियस 6400 दे रखी है शायद, 6400 किलोमीटर डिवाइडेड बाय 4, तो 1600 किलोमीटर आपका क्या आ जाएगा मुझे बताएंगे, 1600 किलोमीटर आ जाएगा आपका हाइट, ठीक है। तो हमने क्या क्या कैलकुलेट कर लिया, हमने कैलकुलेट कर लिया यार कितना एरिया छूट गया इससे, सिग्नल से, इस वाले इनिशियल से। तो रिमेनिंग पार्ट को हमने कवर करने के लिए पोलर सैटेलाइट लॉन्च किया, तो पोलर सैटेलाइट दोनों पोल से पास करना चाहिए, तो अर्थ के सेंटर दोनों पोल्स का प्लेन को वाला खेला। फाइंड मिनिमम हाइट, तो हमने वो 37 डिग्री, देखो इस बंदे ने 53 डिग्री कवर किया और आप देखे तो इसी फॉर्मूले को 2 बार लगा दिया, cos थीटा बराबर r अपॉन r प्लस एच, पहले बार h दिया था तो थीटा निकाल लिया, वो 53 डिग्री आया, 53 डिग्री आया तो दूसरा वाला एंगल 37 डिग्री आया, 37 को कवर करने के लिए
ठीक है, 37 रख दो तो ऐसा आ जाएगा। दैट्स ऑल। क्लियर है मेरी बात? तो अगले क्वेश्चन पे बढ़े। अगला क्वेश्चन क्या है देखिए। ओके, क्वेश्चन में दे रखा है टू सैटेलाइट ऑफ इक्वल मास आर मूविंग अराउंड अर्थ, ठीक है, रेडियस आर इन इक्वेटोरियल प्लेन इन सेम सेंस, मतलब एक ही डायरेक्शन में घूम रहे हैं, ठीक है, एंड बोथ सैटेलाइट्स आर कनेक्टेड बाय अ रॉड ऑफ नेग्लिजिबल मास। देखिए मासलेस नहीं है, उसका मास इग्नोर करना है, ठीक है। लेंथ आर, ठीक है, लेंथ आर, अच्छा इस रॉड की लेंथ आर है। सैटेलाइट्स आर मूविंग इन ऑर्बिट ऑफ हाइट आर एंड 2r, अच्छा एक हाइट आर पे एक हाइट 2r पे है, बट सेम टाइम पीरियड। आपको पता है जैसे जैसे आप अर्थ से दूर जाओगे वैसे वैसे टाइम पीरियड चेंज होगा, जैसे जैसे अर्थ से डिस्टेंस बढ़ेगी टाइम पीरियड चेंज होगा, टाइम पीरियड बढ़ता चला जाएगा, ठीक है। लेकिन इनका सेम टाइम पीरियड है, इसका मतलब है कि आपने कुछ वेलोसिटी इस तरह से दी होगी कि भैया वो जो रॉड में टेंशन होगी वो रोल प्ले कर रही होगी, है ना। विद सेम टाइम पीरियड टी इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एन आर बाई 13g, ठीक है। जी मतलब वही जी मतलब जी एम बाई आर स्क्वायर, जहाँ भी आएगा वहाँ जी रख देंगे। फाइंड वैल्यू ऑफ एन, ठीक है। चलिए क्या होने वाला है, अगेन अर्थ है ना, ये अर्थ, और इसके चारों ओर इसमें भी वही फिल कलर कर देते हैं, ठीक है। ये रहा, ये हो गई अर्थ अपनी। अब इसके इक्वेटोरियल प्लेन में दो सैटेलाइट्स मतलब घूम रहे हैं, एक की रेडियस है ठीक है, इसको अगले पेज पे कर लेते हैं, ठीक है, अगले पेज पे कर लेते हैं, नेक्स्ट पेज पे बना लेते हैं, वापस बनाना ही पड़ेगा। ये अर्थ है, ठीक है, ये रहा सेंटर, और ये रहा ये एक सैटेलाइट घूम रहा है, और ये दूसरा सैटेलाइट घूम रहा है, ये रहा, ठीक है। ये दो सैटेलाइट्स घूम रहे हैं, और इन दोनों के बीच में यहाँ एक सैटेलाइट है बाबू, ये मान लीजिए अर्थ का टॉप व्यू बनाया है ना, ये रहा, यहाँ एक सैटेलाइट है एम मास का, और एक सैटेलाइट है एम मास का यहाँ, ये रहा, ठीक है। और इनके बीच में आपने एक रॉड कनेक्ट कर दी, ठीक है। लेट्स से यहाँ पर आपने एक रॉड कनेक्ट कर दी, ये रही रॉड, ठीक है, ये रॉड ये रही। अब बोला गया दोनों इसका मास भी m है, इसका मास भी m है, और दोनों का टाइम पीरियड सेम है, मतलब दोनों की ओमेगा सेम है। देखिए स्पीड सेम नहीं कह रहा मैं, स्पीड सेम नहीं है, स्पीड क्योंकि दोनों की सेंटर से डिस्टेंस अलग अलग है तो ऑब्वियसली बात है स्पीड अलग अलग हुई, लेकिन ओमेगा सेम होगी, ठीक है, तभी तो टाइम पीरियड सेम होगा। इसकी सेंटर से डिस्टेंस कितनी है मुझे बताएंगे, 2r, इसकी 2r है डिस्टेंस, ठीक है। इसकी तरफ लग रहा होगा एक ग्रेविटेशन फोर्स F1, और एक टेंशन में मान लेता हूँ T इधर की तरफ, इस पर एक T अंदर की तरफ लग रहा होगा, और एक ग्रेविटेशन फोर्स भी लग रहा होगा अंदर की तरफ, ठीक है, F2, दैट्स ऑल। मुझे सेंट्रीपिटल फोर्स की इक्वेशन लिखनी है। सेंट्रीपिटल फोर्स की इक्वेशन में लिखूंगा सेंट्रीपिटल फोर्स मैं लिखने वाला हूं, जो भी नेट फोर्स आएगा उसे m ओमेगा स्क्वायर r लिख दूंगा, ठीक है, इंस्टेड ऑफ एम वी स्क्वायर बाई आर, क्योंकि v देखिए अलग अलग है, रेडियस भी अलग अलग है, लेकिन ओमेगा सेम है, तो मैं ओमेगा की टर्म में लिखना चाहूंगा, और ओमेगा ही निकालना है मुझे। ओमेगा निकल गया तो टाइम पीरियड भी आ जाएगा। तो पहले के लिए लिखिए, फर्स्ट के लिए, तो F1 प्लस F1 माइनस टी बराबर m ओमेगा स्क्वायर r, है ना। इसकी रेडियस कितनी है, 2r। F1 इस पर लगने वाला फोर्स बताइए, इस पर अर्थ का मास m मान रहा हूं, कैपिटल M, ठीक है, इस पे लगने वाला फोर्स, तो डिस्टेंस 2r है ना, क्योंकि देखिए हाइट जो है, हाइट दे रखी है क्वेश्चन में, हाइट ही दे रखी है ना, r एंड 2r, तो इसकी रेडियस हो जाएगी 2r, क्योंकि भाई हाइट जोड़ दूं, और इसकी रेडियस हो जाएगी 3r, ठीक है, और वैसे भी रॉड की लेंथ भी अपनी r है, ठीक है। तो यहाँ F1 हो जाएगा GMM बाई 4r स्क्वायर, अच्छा GMM बाई r स्क्वायर माइनस टी, इक्वेशन नंबर 1, ठीक है, ये रहा इक्वेशन नंबर 1। ऐसे ही सेकंड नंबर इक्वेशन क्या बनेगी, सेकंड नंबर इक्वेशन बनेगी F2 प्लस टी बराबर m ओमेगा स्क्वायर 3r, ठीक है, दैट्स ऑल, बराबर इसको अगर मैं लिखूं तो GMM बाई 9r स्क्वायर प्लस टी बराबर सेकंड नंबर, ठीक है, दैट्स ऑल। क्या मेरी बात क्लियर है ना, 100%। भाई टी ऑपोजिट डायरेक्शन में आनी है, वैसे जो ये रॉड है दोनों डायरेक्शन में फोर्स दे सकती है, इनवर्ड भी दे सकती है और आउटवर्ड भी। हाँ, ऐसा नहीं हो सकता कि दोनों को आउटवर्ड, दोनों को ऐसे दे दे इनवर्ड, दोनों को इनवर्ड सेम डायरेक्शन में या दोनों को आउटवर्ड सेम डायरेक्शन में नहीं दे सकती।
एक इधर देगी तो एक इधर देगी ना रॉड, या इस तरफ देगी ऐसे, ठीक है। तो मैंने इन ऐसे मान लिया, ठीक है। रॉड है तो दोनों तरफ दे सकते हैं, टी नेगेटिव भी आ सकता है, कोई इश्यू नहीं है, ठीक है। यहाँ से क्या होगा, दो इक्वेशन तो अननोन है, मुझे मैं इन दोनों इक्वेशंस को जोड़ दूं तो मेरा काम बन जाएगा। तो एम ओमेगा स्क्वायर इंटू 2r और एम ओमेगा स्क्वायर 5r, मैंने इक्वेशन 1 और 2 को ऐड कर दिया, तो मेरे हिसाब से आ गया 5 एम ओमेगा स्क्वायर आर, 5 आ गया, यहाँ आ गया जी एम एम बाई आर स्क्वायर, कॉमन ले लूँ तो 1/4 प्लस 1/9 आ रहा है, तो ओमेगा मेरा आने ही वाला है। एम तो कट गया, ठीक है, एम कट गया, ओमेगा स्क्वायर किसके बराबर आ रहा है यहाँ से बताइए, जी एम बाई यहाँ पर आ गया 5r स्क्वायर, है ना। और अंदर कितना बचा, एल्शियम कैल्शियम लीजिए, तो 4 और 9 का 36 हो जाएगा, तो 9 प्लस 4 13, तो ये बेसिकली आ गया आपका 13 GM बाई नीचे 36 है ना, 36 इंटू 5 कर दीजिए तो 180 आर स्क्वायर, और GM बाई आर स्क्वायर को मैं जी लिख दूं, ठीक है। एक मिनट, यहां तक कोई गड़बड़ हो गई क्या, कुछ गड़बड़, आर क्यूब, बिल्कुल मेरे को यही लगता है, मैंने कहा देखो कुछ ना कुछ तो गड़बड़ किए बिना दिल है कि मानता नहीं। 5r क्यूब, क्योंकि देखिए मैं इस mm को काट दिया, r नीचे जाएगा, r क्यूब, तो 180 r क्यूब, तो यहां से ओमेगा आ गया मेरा अंडर रूट ऑफ 13, इसको मैंने लिख दिया g, और ये 180 बाई आर। देखिए क्योंकि मैं फिर बोल रहा हूँ GM बाई आर स्क्वायर को मैंने स्मॉल g लिख दिया, एक r नीचे बच गया, ये रहा। तो टाइम पीरियड क्या आया, इंप्लाइज टाइम पीरियड आया 2 पाई अंडर रूट 180 r बाई 13g। अब उन्होंने कंपैरिजन करे उनके आंसर से, तो एन आर बाई 13g उन्होंने मुझे आंसर दिया है, आंसर को मैं वाइट से लिख देता हूं, उन्होंने दिया 2 पाई अंडर रूट एन आर बाई 13g, तो मेरे हिसाब से एन की वैल्यू 180 आ गई। क्या मेरी बात क्लियर है, चेक कर लीजिए तसल्ली से, ठीक है। टाइम पीरियड सेम करना था तो एक्स्ट्रा फोर्स चाहिए होगा, एक्स्ट्रा फोर्स चाहिए होगा, तो वो फोर्स इस टेंशन से आ गया, एक अंदर वाले पे इसने फोर्स थोड़ा सा कम कर दिया और बाहर वाले पे थोड़ा फोर्स बढ़ा दिया, तो फोर्स सेंटीपिटल फोर्स की इक्वेशन लिखी है मैंने, दैट्स ऑल, ठीक है। और ओमेगा सेम रखना है तो सेंटीपिटल फोर्स एम ओमेगा स्क्वायर 2r, एम ओमेगा स्क्वायर 3r। टेंशन, आपको अगर टेंशन की वैल्यू निकालनी है तो आप एक काम कीजिए, ओमेगा की वैल्यू ऊपर रख दीजिए, ओमेगा की वैल्यू ऊपर रख दीजिए, ओमेगा की वैल्यू ऊपर रखेंगे तो आपको टेंशन भी मिल जाएगी, ठीक है। जैसे मान लीजिए इक्वेशन नंबर 1 में रख देता हूँ, ये साइड में ऐसा सॉल्व कर देता हूँ, इक्वेशन नंबर 1, ठीक है, बहुत ज़्यादा इधर ही कर देता हूँ, इतने में हो जाना चाहिए। 1 में क्या आएगा, 1 यहाँ लिख रहा हूँ, एम 2m r ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू रख दीजिए 13g बाई 180 r कट जाएगा, है ना, बराबर GMM बाई 4r स्क्वायर, इसको मैं लिख रहा हूँ mg बाई 4। अब फास्ट करने की आदत डालिए, GM बाई आर स्क्वायर को g लिख दिया, माइनस टी, तो टेंशन भी आ जाएगी, यहाँ से t इधर ले आइए, mg बाई 4 माइनस क्या आ जाएगा मुझे बताइए, r कट गया तो 2 भी कट गया, तो 13 mg बाई 90, आई थिंक ये आना चाहिए, है ना, पॉजिटिव आ रही है, तो जो हमने किया है वो सही है, ठीक है। क्या किया है, 180, 2 काट दिया 90, तो 90, तो आप एक काम कीजिए 180 एल्शियम ले लीजिए, वो 2 नहीं काटते तब भी चल जाता, ठीक है। तो 90 तो एल्शियम नहीं आएगा, 180 आएगा, 180 आएगा तो 45 यहाँ आ जाएगा, 45 माइनस 26, तो जो भी आ जाएगा वो mg भी आ जाएगा, मास दे रखा हो तो आप टेंशन भी बता सकते हैं कनेक्टिंग नोड का। क्लियर है मेरी बात, तो अगले क्वेश्चन पे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। अगला क्वेश्चन, टू अर्थ सैटेलाइट मूव इन ए कॉमन प्लेन अलोंग द सर्कुलर ऑर्बिट इन सेम सेंस, ठीक है, ये तो वैसा ही सवाल हुआ। द ऑर्बिट रेडियस ऑफ वन सैटेलाइट इज r व्हाइल द अदर सैटेलाइट इज r माइनस डेल r, ठीक है। डेल r is much less than r. Time interval separate the periodic approach of satellite to each other over the minimum distance is this. ये ओमेगा रिलेटिव खेल रहा है। तो सैटेलाइट के क्वेश्चंस आते हैं, तो देखिए हमने प्लेनेट के क्वेश्चंस ले लिए, प्लेनेट के क्वेश्चंस हो गए, प्लेनेट के क्वेश्चन हो गए, ठीक है। अगर आप देखें तो स्टार्टिंग से देखिए, प्लेनेट के क्वेश्चन हो गए, कैविटी के क्वेश्चन हो गए, टनल के क्वेश्चन हो गए, जी का वेरिएशन विद ओमेगा हो गया, फिर सैटेलाइट इंपॉर्टेंट है तो सैटेलाइट का भी है मेरे हिसाब से दूसरा तीसरा क्वेश्चन ही चल रहा है, तो सैटेलाइट के क्वेश्चंस भी हो गए, ठीक है। और फिर आगे और वैरायटी आएगी, तो मतलब सारा चैप्टर के कॉन्सेप्ट्स हम कवर करते चले गए। इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि सारे कॉन्सेप्ट्स कवर होते जाए, ठीक है।
चलिए तो एक बार पढ़िए। तो क्वेश्चन में आपको जो दे रखा है वो यही है कि भैया दो चल रहे हैं, एक रेडियस आर पर चल रहा है और एक रेडियस आर माइनस डेल आर पर चल रहा है, ठीक है, और डेल आर बहुत कम है, तो ये अप्रोक्सीमेशन वाला खेल है। आपको बोला गया है कब ये मिनिमम डिस्टेंस पे दोबारा आएंगे, कब ये मिनिमम डिस्टेंस पे दोबारा आएंगे, ठीक है। तो अगर मैं इसको भी वैसे ही ड्रॉ करूं, सेम वैसे ही, जैसे अर्थ है, मान लीजिए अर्थ है, थोड़ी सी बड़ी बना लेता हूँ, हल्की सी, ठीक है चलेगा, ये अर्थ है आपकी, है ना, ये रही अर्थ, और इस पर इसके दो सैटेलाइट्स इसके चारों ओर ऐसे घूम रहे हैं और दोनों की रेडियस में बहुत कम अंतर है, बहुत कम अंतर है। वैसे मैंने दिखाने के लिए तो थोड़ा सा अंतर दिखाऊंगा, ठीक है, ये रहा, इनकी रेडियस में बहुत कम अंतर है। एक की रेडियस जो है लेट से आर है और एक की रेडियस आर प्लस डेल आर है। तो ये अप्रोक्सीमेशन वाला खेल कैसे खेलना है, ठीक है। अब ये सैटेलाइट सेम सेंस में घूम रहे हैं, सेम प्लेन में, तो ये मिनिमम डिस्टेंस पे कम आएंगे, यही बोला गया, ठीक है। तो ये इसकी मान लीजिए ओमेगा 1 है और इसकी मान लीजिए ओमेगा 2 है। तो इसमें हम रिलेटिव वाला कॉन्सेप्ट लगाएंगे, ये अर्थ का सेंटर ओ है, ठीक है। तो मुझे पता है कि अर्थ और सैटेलाइट S1, मतलब मैं अगर अर्थ का सेंटर और सैटेलाइट S1 को रोक दूं तो S2 घूम के आएगा, ठीक है। मतलब सीधा सा है, मैं अर्थ को भी रोक रहा हूँ, अर्थ के रेस्पेक्ट में इस सैटेलाइट को मैंने रोक दिया, ये लाइन रोक दी, तो ये लाइन ऐसे घूमते हुए आएगी, घूमते हुए आएगी, घूमते हुए आएगी, घूमते हुए आएगी। मिनिमम डिस्टेंस पे जब आएंगे, जब इस लाइन के रेस्पेक्ट में ये बंदा वापस एक पूरा रोटेशन कंप्लीट करके आए, जैसे घड़ी के सुइए होते हैं, आपका सेकंड का सुइया भी घूमता है और मिनट का सुइया भी घूमता है, तो सेकंड और मिनट के सुइये कितनी देर बाद वापस ओवरलैप होंगे, तो आप क्या करते हो, किसी एक सुइये को रोक देते हो, जैसे मिनट के सुइये को रोक दिया, सेकंड के सुइये को रोक दिया और दूसरे को घूम के आने देते हो। मैं अगर बोलूँ दोनों टिप के बीच की मिनिमम डिस्टेंस, जैसे मान लो ये सेकंड के और मिनट हैंड के सुइये जैसा एग्जांपल है, देखो दोनों की लेंथ बराबर तो होती नहीं है, ये मिनट वाला सुइया है और ये सेकंड वाला सुइया है, इनके बीच में मिनिमम डिस्टेंस कब होती है, इनके टिप के बीच में, जब ये यहाँ होता है। देखो यहाँ भी तो आर और ये डेल आर ही है, ये सेकंड वाला सुइया थोड़ा सा लंबा होता है, मिनट वाला थोड़ा सा छोटा होता है। मिनिमम डिस्टेंस कब होगी, तो दोनों चल रहे होते हैं, तो किसी एक सुइये को रोक दूंगा मैं, दूसरे को बोलूंगा तुम घूम के आओ, ठीक है। तो बेसिकली जो टाइम इंटरवल आएगा वो आएगा 2 पाई बाय इनके बीच की ओमेगा रिलेटिव, ओमेगा जो भी बड़ी होगी माइनस जो भी छोटी होगी, तो मैं लिख देता हूं मॉड टी बराबर 2 पाई। ये प्लेनेटरी रिलेटिव मोशन में भी आता है, इसके कॉन्सेप्ट को लेने का फायदा यही है कि इसमें बहुत सारे शिकार हो जाएंगे, अप्रोक्सीमेशन भी हो जाएगा, प्लस ये जो प्लेनेट वाले सवाल आते हैं कि भैया मार्स और अर्थ अभी क्लोजेस्ट डिस्टेंस पे, बताइए मिनिमम टाइम बाद वो वापस कब आएंगे क्लोजेस्ट डिस्टेंस पे, ठीक है, या है ना। तो इस टाइप के क्वेश्चन बिना अप्रोक्सीमेशन भी है, भाई अप्रोक्सीमेशन तो बाद में करेंगे। इज इट क्लियर, ठीक है। चलिए, तो उन्होंने आर प्लस डेल आर या आर माइनस डेल आर दिया है, आर माइनस डेल आर दिया, ठीक है। चलिए, तो मेरा यहाँ थोड़ा सा करेक्शन कर देता हूँ, बाहर वाले की रेडियस जो है वो आर है और अंदर वाले की आर माइनस डेल आर, ठीक है, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। चलिए, ये रहा ओमेगा निकालना, ओमेगा किसकी ज्यादा होगी, तो ओमेगा का फॉर्मूला होता है प्लेनेटरी मोशन के अक्रॉस, मान लो आपको टाइम पीरियड का याद है, टी स्क्वायर इजिकल टू, तो एक याद है तो दूसरा आ जाएगा, टी स्क्वायर इजिकल टू 4 पाई स्क्वायर आर क्यूब बाई जी एम होता है ना, ये होता है। तो ओमेगा होता है 2 पाई बाई टाइम पीरियड, तो ओमेगा स्क्वायर होगा 4 पाई स्क्वायर बाई टी स्क्वायर, तो आप रख दीजिए। तो ओमेगा का जो फॉर्मूला आता है वो इसका उल्टा जी एम बाई आर क्यूब आता है, बस जी एम बाई आर क्यूब। तो ओमेगा आएगा आपका अंडर रूट में जी एम बाई आर क्यूब, ये है। तो मुझे इनके ओमेगा का डिफरेंस निकालना है, जिसकी ऑब्वियसली बात है रेडियस कम होगी उसका ओमेगा ज्यादा होगा, ठीक है। तो ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2, तो मुझे इनका डेल ओमेगा निकाल के आ रखना है, बस डेल ओमेगा कितना आएगा, ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2, बाकी बस वहां वैल्यू रखनी है। तो क्वेश्चन शुरू करते ही मैंने कहा कि अच्छा नियरेस्ट टाइम पे कब आएंगे, तो एक लाइन को रोक दो, दूसरी लाइन को घूम के आने दो, तो ओमेगा रिलेटिव ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2 हो जाएगा, डन। ये क्लोजेस्ट टाइम पे कब आएंगे, जब एक इस सैटेलाइट को रोका भाई, ये दूसरा वाला बंदा 2 पाई घूम के एक्स्ट्रा आ जाए, तो 2 पाई बाई ये, ठीक है। तो ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2, ओमेगा 1 क्या होगा, अंडर रूट जी एम अपॉन आर माइनस डेल आर की पावर 3/2, मैं ऐसे लिख रहा हूं, आर क्यूब है ना, इसको ऐसे लिख दो, अंडर रूट जी एम अपॉन आर की पावर 3/2, ठीक है, माइनस अंडर रूट जी एम क्योंकि बाइनोमियल लगाना ही है मुझे, अपॉन आर क्यूब, यहाँ आर क्यूब आ जाएगा, ठीक है, दैट्स ऑल। यहां से क्या आया मुझे बताइए, अंडर रूट जी एम तो एज इट इज कॉमन, मैं नीचे से आर की पावर 3/2 भी कॉमन ले रहा हूं, तो क्या बच रहा है, 1 अपॉन 1 माइनस डेल आर अपॉन आर की पावर 3/2,
इसमें से r बाहर निकाल लिया -1, ये बन गया आपका √GM। अब इस बाहर वाले को तो पूरा लिख दो, √GM/r³। काम हो गया अपना भाई, अपने को ये निकालना था 1 - ΔR/r की पावर -3/2, है ना, -1। क्लियर? अब बाइनोमियल लगाना, बस ऑलमोस्ट काम हो चुका है। थोड़ा सा इधर लिख देता हूँ, अगले पेज पे कैलकुलेशन नहीं ले जाना चाह रहा। डेल ओमेगा बराबर √GM/r³, ठीक है। बाइनोमियल एक्सपांशन लगा दीजिए, तो 1 + 3 ΔR/r, 3 ΔR/2r, सॉरी, -1। क्या सही है? 3 ΔR/r -1, ठीक है। ये आ गया, यहाँ तक सब सही है। प्लस हो गया, ये हो गया, 1 1 कट गया, तो यह आ रहा है 3 टाइम्स ऑफ 3 ΔR/2r √GM/r³, ठीक है। यहां तक तो मेरा बिल्कुल सही है। अब उन्होंने मुझे कहा क्या है कि r की पावर 5/2, GM की पावर ½ n, ये ठीक है, आ जाएगा, वैसे बहुत आसान है, ठीक है। अब करना क्या है, मेरे को देखना है टाइम। ये ओमेगा आया, अरे एक मिनट, ये डेल ओमेगा आ चुका है, ये डेल ओमेगा आ चुका है, बस मुझे यहाँ रखना है, मुझे यहाँ रखना है, ठीक है, बस यहाँ वैल्यू रखनी है, बाकी तो हो चुका है। तो टाइम आएगा मेरा 2π/डेल ओमेगा, मतलब ω1 - ω2 तो 2π/ इसकी वैल्यू क्या थी वो रख दीजिए। मुझे r की पावर 5 नजर आया था, तो एक काम करें, r की पावर 5 कर ही दें, तो 3 ΔR √GM, एक तो पेज ऊपर नीचे हो जाता है, 3 ΔR √GM अपॉन यहां देखिए, इसे एक काम कीजिए ना, 2 और ये r, और ये r की पावर 3 है, तो r की पावर 5/2 कर दूं यार। अरे एक चीज बताइए, ये r की पावर 3/2, r की पावर 3/2 इंटू r, मैं लिख ही देता हूँ यार, 3 ΔR √GM, जिस टर्म में अगला आंसर चाह रहा है मैं उसी टर्म में लिख रहा हूँ, 2r की पावर 5/2, दैट्स ऑल। तो 2 इंटू r की पावर 5/2 पर चला गया, तो 2 इंटू r की पावर 5/2 पर चला गया, तो टाइम आ गया मेरा 4π r की पावर 5/2 अपॉन 3 ΔR √GM। अब मैं उनके आंसर से अपने आंसर को कंपेयर कर लेता हूँ। पाई r की पावर 5/2 मेरा भी आ रहा है, 3 GM का रूट की मतलब यहाँ पावर हाफ, ठीक है, और ΔR भी मेरा आ रहा है, ठीक है, ΔR भी नीचे आ रहा है, 3 भी आ रहा है, और √GM भी आ रहा है, और 4π, तो 4, इसको कंपेयर किया इन्होंने इससे, n पाई r की पावर दिस बाई 3 ΔR √GM, तो n आ गया मेरा 5, दैट्स ऑल, n की वैल्यू आ गई 5, एक्सप्रेशन आ गया, खत्म। क्या बात क्लियर है? 100%। अगले क्वेश्चन पे बढ़े, चलिए तो अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़े, अगला क्वेश्चन पढ़िए, क्या है क्वेश्चन? क्वेश्चन में दे रखा है, कंसीडर अ प्लैनेट ऑफ मास m, रेडियस r, 5760 किलोमीटर, एंड अ पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम द सरफेस ऑफ प्लैनेट एट एंगल थीटा फ्रॉम रेडियल डायरेक्शन एंड विथ वेलोसिटी इक्वल टू ऑर्बिटल वेलोसिटी ऑफ सर्कुलर ऑर्बिट एट दैट पॉइंट। ऑर्बिटल वेलोसिटी क्या होती है? √GM/r, ठीक है, √GM/r होती है, उस पॉइंट पर हो जाएगी। अच्छा, क्या बोला गया है? एक प्लेनेट है, उसका मास m है, रेडियस r है, रेडियस है 5760 किलोमीटर, ठीक है, एंड पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम सरफेस ऑफ प्लेनेट, दे रखा है कितने एंगल पर? थीटा, फ्रॉम द रेडियल डायरेक्शन, मतलब इस रेडियल डायरेक्शन से थीटा एंगल पर फेंका गया, ठीक है, विथ वेलोसिटी इक्वल टू द ऑर्बिटल वेलोसिटी, मतलब यहां से जो वेलोसिटी दी गई है ये v0, ये v0 है आपकी रूट, ऑर्बिटल वेलोसिटी होती है GM/r, स्मॉल r की जगह कैपिटल R लगेगा, क्योंकि भाई सरफेस से ही फेंका है, r होता है सेंटर से, स्मॉल r होता है सेंटर से डिस्टेंस, ठीक है, और सर्कुलर ऑर्बिट एट दैट पॉइंट, वैल्यू ऑफ ग्रेविटेशन फील्ड इंटेंसिटी ऑन सरफेस ऑफ प्लेनेट इज 9 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मतलब g की वैल्यू आपको दे रखी है इस सरफेस पर, GM/r² की वैल्यू दे रखी है 9, ये गिवन है ना क्वेश्चन में, ये सारी चीजें गिवन है क्वेश्चन में, ठीक है। Time after which a particle hit the planet is given as t is equal to pi plus 2 cos theta into n seconds. Find value of n. अच्छा, मतलब n यहाँ मल्टीप्लाई करके बताना है, ठीक है। चलिए, पहली बात, इसका पाथ कैसा होगा? देखिए, आपको पता है जो वेलोसिटी है v0, वो है √GM/r, दैट इज लेस देन वेलोसिटी ऑफ एस्केप। एस्केप वेलोसिटी क्या होती है आपको पता है? 2 GM/r, मतलब नो एस्केप, नो एस्केप, एस्केप तो नहीं कर रहा, तो इसका पाथ होगा इलिप्टिकल या सर्कुलर, दैट्स ऑल, दो ही पाथ हो सकते हैं,
इलिप्टिकल या सर्कुलर, लेकिन ये होगा इलिप्टिकल। आप बोलेंगे सर क्यों? सर्कुलर में लाइन जॉइनिंग और वेलोसिटी को परपेंडिकुलर होना ही पड़ेगा, मतलब आपका वेलोसिटी इसके परपेंडिकुलर होनी ही पड़ती, मतलब पहली शर्त ही है। फिर वेलोसिटी भी एग्जैक्टली ऑर्बिटल वेलोसिटी होनी चाहिए, ठीक है। तो एस्केप तो नहीं करेगा, और वेलोसिटी एंड v naught is not perpendicular to r, so elliptical। ठीक है भाई, आपका केपलर का पहला लॉ यही है, केपलर का फर्स्ट लॉ यही है, केपलर का पहला नियम यही कहता है कि जो अगर आप किसी G(m)/r² या 1/r² वाले जो सेंट्रल फोर्स होते हैं उसके अंडर में मोशन कर रहे हैं, चाहे इलेक्ट्रो या ग्रेविटेशन फोर्सेस जो होते हैं, दोनों एक ही टाइप के होते हैं, Gm(m)(m)2/r², इसके अंडर में मोशन कर रहे हैं, है ना, सिर्फ इसी के फोर्स के कारण, तो आपका पाथ अगर अनबाउंडेड है, बाउंडेड पाथ है, बाउंडेड मतलब एस्केप नहीं कर रहे, भाग कर नहीं जा रहे, तो पाथ जो होगा वो इलिप्टिकल होगा या सर्कुलर होगा। सर्कल के लिए लाइन जॉइनिंग और वेलोसिटी एक दूसरे के परपेंडिकुलर, जब भी तो सर्कल होगा। क्लियर? इसमें वेलोसिटी ऑब्वियसली बात है इस लाइन जॉइनिंग से परपेंडिकुलर तो नहीं है, थीटा एंगल पर है, ठीक है। तो सो इलिप्टिकल, और वैसे भी अगर अगर सर्कल होता तो वो इलिप्स का ही एक पार्ट है यार। अरे सर्कल इज अ सबसेट ऑफ इलिप्स, x² + a² + y² / b² = 1 होता है इलिप्स की इक्वेशन। अगर आप a और b को बराबर कर दो तो सर्कल आ जाएगा, तो हम तो इलिप्स मान के शुरू करते हैं, अगर a b बराबर आ जाएगा तो सर्कल हो जाएगा, ठीक है। तो मैं तो ऐसे कह देता हूँ, ठीक है, क्लियर, दैट्स ऑल, 100%। चलिए, फाइंड वैल्यू ऑफ n, इसके लिए मैंने एक डायग्राम प्रिपेयर किया है क्वेश्चन के लिए, वो क्या है, ये है, ये रहा। मैंने यहाँ पर देखिए, मैंने इसका पाथ का इलिप्टिकल है ऐसा कुछ, ठीक है, यहाँ से ये इलिप्टिकल पाथ है, यहाँ पर मैंने इसको कितनी वेलोसिटी दी, v0, ठीक है। ये कहीं ना कहीं जाके वेलोसिटी और सेंटर से लाइन जॉइनिंग एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो जाएगी। ये दो ही जगह होती है, वेलोसिटी और लाइन जॉइनिंग दो ही जगह परपेंडिकुलर होती है। एक होता है आपका एपोजी और एक होता है पेरिजी, ठीक है। पेरिजी पे स्पीड मैक्सिमम होगी, ठीक है। तो ये यहाँ से जाते जाते यहाँ जाके मारेगा, तो कितने टाइम बाद हिट करेगा, यही तो पूछा है, कितने टाइम बाद हिट करेगा, ठीक है। ऐसे चलते हुए आ रहा है, आपसे यही पूछा गया है कि भैया जी कितने समय बाद हम टकराएंगे, यही पूछा है। ऐसे चलते 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 यहाँ जाके मारेंगे, ठीक है, क्लियर। चलिए, ये कंप्लीट हो गया। अब मुझे टाइम देखना है। इलिप्स यहाँ कॉन्सेप्ट क्या लगना है, एक तो ये हो गया इलिप्टिकल पाथ है, पहले इलिप्टिकल पाथ सॉल्व कर लीजिए, ये डिस्टेंस कितनी है वगैरह वगैरह ये निकाल लीजिए, सबसे जरूरी चीज है ये आ गई तो फिर मैं आपको बताता हूँ कि टाइम कैसे निकालेंगे। टाइम निकालने के लिए भी केपलर लॉज ही यूज होंगे, मतलब ये केपलर लॉ के लिए सवाल है और पूरा कंप्लीट सवाल है, ठीक है। अब ये आर कैसे निकाला जाता है, मैक्सिमम मिनिमम डिस्टेंस, इसके लिए पहले काम कर लेते हैं, ये सबसे जरूरी चीज है, पहले ये आ गया तो सारे काम आ जाएंगे, ठीक है। चलो, होगा क्या, तो देखो, आपको पता है दो चीजें लगेगी। पहला पॉइंट क्या है मुझे बताइए, पहला तो हमें लगाऊंगा केपलर लॉ से आपको पता है कि एंगुलर मोमेंटम कंजर्व होता है, ठीक है, एंगुलर मोमेंटम कंजर्व होता है, एल इनिशियल बराबर एल फाइनल, एंगुलर मोमेंटम यहाँ और यहाँ एंगुलर मोमेंटम कंसिडर करूंगा, तो यहाँ एंगुलर मोमेंटम कितना है, तो इसकी डिस्टेंस कितनी है, यहाँ से आर डिस्टेंस है, कैपिटल आर। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम यह है कि ये वेलोसिटी एंगुलर मोमेंटम में ये वाली वेलोसिटी काम आएगी, जो वेलोसिटी परपेंडिकुलर होती है, तो कितनी काम आएगी, यहाँ आएगा एंगुलर मोमेंटम एम, वेलोसिटी काम आएगी वी नॉट साइन थीटा इंटू कैपिटल आर, बराबर वहां तो v और r परपेंडिकुलर है, मैंने मतलब मैक्सिमम डिस्टेंस और मिनिमम डिस्टेंस पर परपेंडिकुलर होती है, बस इस वेलोसिटी का ये वाला कंपोनेंट लेना पड़ेगा जो टेंजेंट के अलॉन्ग है, ठीक है, क्लियर। चलो, तो यहां से आ गया v0, तो v0 साइन थीटा, तो मैं यहां से v की वैल्यू रख सकता हूं v0 r साइन थीटा डिवाइडेड बाय स्मॉल r, दैट्स ऑल, इक्वेशन नंबर 1। मेरे पास v0 है ऑलरेडी, v0 पिछले पेज पे लिख चुका हूं, √gm/r, ये v0 की वैल्यू है, दैट्स ऑल, है ना, ये मैं लिख चुका हूं ऑलरेडी। अब सेकंड लगेगा एनर्जी कंजर्वेशन। अगर आपको इलिप्टिकल ऑर्बिट सॉल्व करना है, देखिए मैं आपको कॉन्सेप्ट ही बता रहा हूं, इनडायरेक्टली क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट ही रिवाइज हो रहा है। इलिप्टिकल ऑर्बिट सॉल्व करना है तो दो टूल सबसे पावरफुल है, एक तो एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन। एंगुलर मोमेंटम मेरे हिसाब से आपको आता है कि एमवीआर होता है, लेकिन वी परपेंडिकुलर, वी का वो कंपोनेंट जो आर के परपेंडिकुलर हो, तो वी नॉट और आर एक दूसरे से एंगल पर है, तो मैंने वी नॉट का वो कंपोनेंट लिया जो आर के परपेंडिकुलर है, तो कॉस थीटा कंपोनेंट तो आर के अलॉन्ग हो जाएगा और साइन थीटा कंपोनेंट इसके अलॉन्ग हो जाएगा, तो एम वी आर एंगुलर मोमेंटम कंजर्व किया। दूसरा होता है एनर्जी, ये दो इलिप्स के सबसे पावरफुल टूल है।
तीसरा एक और है रेट ऑफ एरियल वेलोसिटी इज कांस्टेंट, वो हमारे तो इस क्वेश्चन में तीनों ही काम आ जाएंगे। इलेप्टिकल ऑर्बिट के अगर सवाल आए तो तीन चीजें काम आएंगी, वो तीनों ही इस सवाल में आ जाएंगी, वो तीनों ही इस सवाल में आ जाएंगी। ठीक है, तो क्या क्या है कि एक एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन, एक एनर्जी कंजर्वेशन। ठीक है, तो एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन हमने लगा दिया, एनर्जी कंजर्वेशन हम लगाने जा रहे हैं। स्टार्टिंग वेलोसिटी हाफ एम वी नॉट स्क्वायर प्लस पोटेंशियल जी, यहाँ पर पोटेंशियल जी है माइनस जी एम एम बाई आर। ठीक है, क्यों, मैंने स्टार्टिंग में आर डिस्टेंस है ये रहा, बराबर यहाँ पर स्पीड हाफ एम वी स्क्वायर और पोटेंशियल जी है माइनस जी एम एम बाई स्मॉल आर। क्या मेरी बात क्लियर है? ये रहा स्मॉल आर। ठीक है, चलिए, और ये दो जगह स्पीड इसकी परपेंडिकुलर होती है, एक यहाँ एक यहाँ, ऐसे ये दो ही जगह होती है, एक आर मिनिमम एक आर मैक्सिमम। ये रहा, तो मैथ्स हमें दो आंसर्स देगी, देखना, एक मिनिमम मैक्सिमम, क्योंकि परपेंडिकुलर दो ही जगह होती है, दोनों आंसर्स देगी। हाफ एम वी नॉट स्क्वायर, एम काट दो, वैसे हाफ भी काट दो, तो यहाँ वी नॉट की वैल्यू कितनी होगी, जी एम बाई आर। ठीक है, माइनस माइनस जी एम, टू जी एम बाई आर है ना, माइनस टू जी एम बाई आर। अच्छा, मैंने टू से मल्टीप्लाई कर दिया दोनों तरफ और एम काट दिया। वी स्क्वायर, मैं वी की जगह क्या लिखूंगा, वी नॉट आर साइन थीटा बाई स्मॉल आर का होल स्क्वायर माइनस एम, एम तो काट ही चुका हूं, टू से मल्टीप्लाई कर चुका हूं, टू जी एम बाई आर। ये आ गया, अभी भी थोड़ा सा बचा हुआ है, माइनस जी एम बाई कैपिटल आर। ठीक है, माइनस कैपिटल बाई आर, उसको उधर ही ले जाता हूँ। ठीक है, चलो रहने दो, माइनस जी एम बाई कैपिटल आर बराबर, इस वी नॉट की वैल्यू रखो, स्क्वायर करो यार, तो जी एम बाई आर, ठीक है, इंटू आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई स्मॉल आर। थोड़ी सी मैथ्स तो लगती है इसमें, देखो जी एम बाई आर, एक कैपिटल आर कट गया, कैसे सही है? ठीक है, एक कैपिटल आर कट गया, मेरे हिसाब से कुछ गड़बड़ तो नहीं किया, एक आर स्क्वायर नीचे आएगा है ना, बस ये दैट्स ऑल, ये रहा। ठीक है, एक कैपिटल आर कट गया, जीएम भी कट गया, तो माइनस वन बाई आर, मैं थोड़ा सा स्लो मोशन में कर रहा हूँ, बराबर जीएम कट गया तो आर साइन स्क्वायर थीटा बाई आर स्क्वायर माइनस टू बाई आर। अब यहाँ से थोड़ा सा एल्शियम कैल्शियम ले लेता हूँ, मैं दोनों तरफ ही एल्शियम ले रहा हूँ, दोनों तरफ एक साथ ही, क्या आएगा, आर आर स्क्वायर, अरे दोनों तरफ एक साथ ही पूरा, यहाँ आएगा माइनस आर स्क्वायर बराबर, यहाँ कितना आएगा, सिर्फ आर बचेगा है ना, आर तो आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ आर आर माइनस टू आर आर। तो यहाँ से मैंने इक्वलिटी के ऊपर ही लिया है, ये तो ये कितना हो गया, आर स्क्वायर माइनस टू आर आर, इसको इधर ला रहा हूँ, प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ तक क्वाड्रेटिक आ गई, ये आएगी ही क्वाड्रेटिक आएगी ही, क्योंकि आर की दो वैल्यू आएगी, एक एपोजी एक पेरिजी। तो क्या आया, आर स्क्वायर, एक मिनट रुकिए, इसी को कॉपी कर लेता हूँ, बेटर रहेगा है ना, इसी को कॉपी कर लेते हैं। यहां से इक्वेशन आई थी आर स्क्वायर माइनस टू आर आर प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ऑब्वियसली बात है, आर के दो रूट्स आने ही है, तो मैं निकाल रहा हूं, आर बराबर टू आर प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ फोर आर स्क्वायर माइनस फोर ए सी, फोर आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन टू ए की जगह टू ही आएगा, यहाँ से कितना आ गया, टू टू काट दो, फोर आर स्क्वायर कॉमन ले लूंगा तो ये टू भी कट जाएगा, वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा कितना हो गया, वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा, तो आर की वैल्यू आ रही है आर वन प्लस माइनस कॉस थीटा। अच्छा, मैंने थोड़ा फास्ट सॉल्व कर दिया, तो आर आ रहा है मेरा आइदर आर वन प्लस कॉस थीटा या आर वन माइनस कॉस थीटा, यहां तक काफी काम हो गया है ना। तो ये वाली जो डिस्टेंस आई, ये वाली डिस्टेंस आई है मेरी, ये जो मैक्सिमम डिस्टेंस आई है, ये आ जाएगी मेरी आर, ठीक है, ये वाली डिस्टेंस आ जाएगी आर प्लस आर कॉस थीटा, और ये वाली डिस्टेंस कितनी आ जाएगी, आर माइनस आर कॉस थीटा। ठीक है, दैट्स ऑल। तो मेरा बेसिकली ये हुआ कि सेमी मेजर एक्सिस कितनी हुई, सेमी मेजर एक्सिस वो मुझे चाहिए, मेजर एक्सिस ए, सेमी मेजर एक्सिस है मेरी, इन दोनों को जोड़ दो,
ये मान लो R1 है, या R2 R1 है, R1 प्लस कॉस थीटा प्लस R1 माइनस कॉस थीटा, ठीक है, डिवाइडेड बाई 2। मेरे हिसाब से R आ रही है। बच्चे बोलेंगे सर ये सेमी मेजर एक्स, अबे मेजर एक्सिस क्या है? मेजर एक्सिस होती है बड़ी वाली एक्सिस, ये और ये जोड़ो तो सीधा ही दिख रहा था, मैंने तो आपके लिए इतना लिखा है। आर आर माइनस आर कॉसिटा, आर प्लस आर कॉसिटा जोड़ोगे तो 2R। सेमी होता है उसका आधा, पूरी एक्सिस है 2R, आधा ये रहा, ठीक है। तो इसका मतलब सेंटर यहाँ आएगा, सेंटर तो यहाँ आएगा, यहाँ बीचों बीच। आप बोलेंगे सर कैसे, प्रूव कीजिए। प्रूव कर देता हूँ, आओ। सेंटर यहाँ आएगा, ठीक है। कैसे, सुनिए। सेमी सेंटर से इसकी दूरी R होती है। आपने कहा हाँ सर सेंटर से दूरी R होती है। अच्छा, A के बराबर होती है, सेंटर से दूरी A के बराबर होती है। सेमी मेजर एक्सिस निकालिए ना, ये दूरी A के बराबर है और A की वैल्यू R के बराबर आई। जैसे A की वैल्यू R के बराबर आई, मैंने कहा सेंटर इसके बिल्कुल नीचे। आप बोलेंगे सर कैसे? अभी दिख गया, ये R है बेटा, तो आपके हिसाब से कितनी डिस्टेंस होनी चाहिए? R cos थीटा। अरे इसका इधर कंपोनेंट R cos थीटा, ये वाली डिस्टेंस कितनी? R sin थीटा, R sin थीटा। तो ये R cos थीटा, ये R sin थीटा। क्या मेरी बात क्लियर है? आपने कहा ठीक है सर। तो इससे प्रूफ क्या हुआ कि सेंटर इसके बिल्कुल नीचे है। R माइनस आर कॉसिटा और प्लस आर कॉसिटा जोड़ो, R आ रहा है, ये और ये जोड़ो, तो यही तो प्रूव कर रहा हूँ कि सेंटर इसके बिल्कुल नीचे। मतलब ये दूरी इधर, इसको और इसको जोड़ू और ये सेम आ रही है। सेंटर ए पे होता है, सेंटर एक्चुअली सेमी मेजर एक्सिस यही होती है, ए और वो दूरी भी है, तो ये आ गया। तो सेमी माइनर एक्सिस कितनी आई? सेमी माइनर एक्सिस मेरी आ गई, बी जो होगी दैट इज R sin थीटा। बस मुझे यही चाहिए था। अब बोलेंगे सर अभी भी काम बचा है, इतना आसानी से सवाल खत्म नहीं हो रहा बाबू, इतना आसानी से सवाल खत्म नहीं हो रहा, ठीक है। सवाल आया है तो जाएगा आराम से। सेमी मेजर सेमी माइनर आ गई, सेमी मेजर है ए और सेमी माइनर है R sin थीटा, ठीक है। ये पिछले पेज पे हो गया हमारा। अभी देखिएगा अगला खेल। अब कैपलर का सब कुछ आ जाएगा। देखो कैपलर के नियम में इलिप्टिकल ऑर्बिट होता है, प्रूव हो गया। कैपलर के 3 लॉज होते हैं, तो पूरा एक ही सवाल में सब यूज हो जाए, ऐसा ऐसा क्वेश्चन हम पिक कर रहे हैं। पहला होता है कि ऑर्बिट या फिर सर्कुलर होगा इलिप्टिकल, तो वहां हम जानते हैं कि सर्कुलर कब हो सकता है, इलिप्टिकल कब हो सकता है। तो सर्कुलर फिक्स शर्त पे है कि v और r एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो, और वेलोसिटी ऑर्बिटल वेलोसिटी √gm/r हो, बस एक ही शर्त है। इसके अलावा इलिप्टिकल होगा। अगर बाउंडेड मोशन, आप बच्चे बोलेंगे सर इतने भारी भारी शब्द, बाउंडेड का मतलब होता है कि वो छोड़ के नहीं जा रहा। आप बोलेंगे सर आपको कैसे पता चलेगा? एस के वेलोसिटी से कम है तो छोड़ के नहीं जाएगा, तो इलिप्स ही होगा, ऐसे कह लो इलिप्स ही होगा। किसी शर्त में ऐसे कह लो कि किसी शर्त में किसके बराबर आ जाएगा? सर्कल के बराबर आ जाएगा, किसी में सर्कल के बराबर आ जाएगा बाबू, और क्या, अपने आप आ जाएगा मैथ से। इलिप्स को सॉल्व करने के 2 जुगाड़ है। एक तो एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन, एम वी परपेंडिकुलर आर कांस्टेंट होता है। दूसरा होता है आपका एनर्जी कंजर्वेशन। दोनों को मिलाया तो मुझे इसकी मैक्सिमम डिस्टेंस मिली R1 प्लस कॉसिटा और मिनिमम मिली R1 माइनस कॉसिटा। तो दोनों को जोड़ा तो पूरी मेजर एक्सिस आ गई 2R, पूरी मेजर एक्सिस आ गई 2R, तो मतलब सेंटर यहाँ से R दूर है, यहाँ तो इसके बिल्कुल नीचे आया सेंटर। कैसे? ये दूरी है आपकी R1 माइनस कॉसिटा, और अगर आप ये कंपोनेंट करोगे तो ये कॉसिटा, ठीक है, ये रहा। अब तीसरा भी यहाँ यूज होगा, सब यूज हो चुका है, एवरीथिंग इज यूज, ठीक है। और अगर आप यहाँ देखें सेमी माइनर और सेमी मेजर एक्सिस कितनी आई है बेटा? R। सेमी माइनर R साइन थीटा, इन दोनों को बराबर करो, R और R, क्योंकि इसको सर्कल बनाना है, इलिप्स को दोनों बराबर कर दो, तो साइन थीटा बराबर 1, मतलब थीटा बराबर 90। देख लो, मतलब इसको टेंजेंशियल इफेक्ट है। मैथ खुद ही जवाब दे देती है, मैथ खुद ही जवाब दे देती है, ठीक है। चलिए, अब होगा क्या, लास्ट जो चीज यूज होने वाली है वो भी मजेदार है। मतलब एक ही क्वेश्चन है जिसमें पूरा इलिप्टिकल ऑर्बिट, पूरे केपलर लॉस यूज होगा, एक ही क्वेश्चन, ठीक है। याद रखिएगा, आपको पता है एरियल वेलोसिटी जो होती है वो होती है आपकी बेटा da/dt, दैट शुड बी कांस्टेंट, वैसे वो L/2m के बराबर होती है, लेकिन कांस्टेंट होती है। मैं मान लेता हूं c के बराबर, L/2m के बराबर होती है एंगुलर मोमेंटम बाई 2m, ये कांस्टेंट होती है बेटा। सबसे इंपॉर्टेंट ये है, कांस्टेंट है। मान लो लेट्स सी, इंपॉर्टेंट ये है, ठीक है। तो या आप सी भी मत मानो, छोड़ो, ठीक है, ये रहा।
तो डी ए बराबर क्या आएगा बेटा, L/2m इंटू डी टी, दोनों तरफ इंटीग्रेट करूंगा तो L/2m बाहर आ जाएगा क्योंकि कांस्टेंट एंगुलर मोमेंटम कंजर्व होता है यार। तो एरिया स्वाइप्ड जो होता है दैट इज प्रोपोर्शनल बराबर L/2m। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ये एरिया जो स्वाइप्ड होता है, अच्छा यहाँ ये एरिया स्वाइप्ड है इंटू टी, मतलब एरिया इज डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू टी आएगा। जितना एरिया आप स्वाइप करोगे उतना ही टाइम ज्यादा आएगा एरिया स्वाइप। क्या मेरी बात क्लियर है? तो अब अगर आप यहां से यहां तक का एरिया स्वाइप देखेंगे, यहां से मैं ऐसे गया, एरिया स्वाइप देखते हैं, एरिया स्वाइप यहां आके हिट हुआ, ठीक है, यहां से रवाना हुआ था और यहां आके हिट हुआ, ठीक है। तो एरिया स्वाइप कितना हुआ, याद रखिएगा, बच्चा सोचता है ये एरिया स्वाइप है, नहीं बाबू, ये एरिया स्वाइप नहीं है, पहले बता देता हूं। एरिया स्वाइप जो होता है, ठीक है, एरिया स्वाइप होता है सेंटर से जो भी, नहीं सॉरी, जो भी फोकस होता है, फोकस उसकी लाइन जॉइनिंग का एरिया स्वाइप होता है। तो याद रखिएगा, आपने ये गलत कर रहे हो, ये एरिया स्वाइप है बेटा, बता रहा हूं असली, ये एरिया स्वाइप है, ये एरिया स्वाइप है टोटल। ये एरिया स्वाइप है, ट्रायंगल भी शामिल है। ये लाइन जॉइनिंग कितना एरिया स्वाइप करती है, यहां से लाइन कितना एरिया स्वाइप करेगी, ऐसे 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 पूरा, ये लाइन यहां पहुंचेगी, ये लाइन यहां पहुंचेगी, ये लाइन यहां पहुंचेगी, ये लाइन जैसे एरिया स्वाइप करेगी वो है, ठीक है। तो इसमें टाइम लगा मान लीजिए T1, इसमें टाइम लगा T1 और टोटल टाइम है T, ठीक है। तो मैं कह रहा हूं, मैं इसको ऐसे लिख रहा हूं, A1/A बराबर T1/T, A1/A क्योंकि ये प्रोपोर्शनल है, तो ये बहुत ही बढ़िया सवाल हो जाता है अपने आप में, T1/T, सारे केपलर के नियम आ गए। यहाँ A1 तो एरिया स्वाइप है, ये वाला, A है टोटल एरिया, और ये T टोटल टाइम, या कैपिटल T लिख देता हूँ, कैपिटल T, ये टोटल टाइम या टाइम पीरियड कह लूँ जो एक चक्कर में लगता है, टाइम पीरियड, दैट्स ऑल, ठीक है, फिनिश। अब टोटल एरिया क्या होता है मुझे बताएंगे, टोटल एरिया क्या होता है आपको पता है, टोटल एरिया होता है, मैं यहीं पे साइड में लिखता हूँ, टोटल एरिया इलिप्स का होता है पाई ए बी, सब कुछ पहले ही कर देता हूँ। टोटल एरिया होता है पाई ए बी, पाई ए की जगह क्या लिखूंगा बेटा, आर, और बी की जगह आर साइन थीटा, पीछे निकाल दिया इसीलिए निकाले। और टाइम पीरियड जो होता है वो होता है बेटा, याद रखिएगा, वो आता है उसी कैपिटल लॉ से, टी स्क्वायर इज इक्वल टू 4π² A³ होता है, याद रखिएगा। टाइम पीरियड इलिप्टिकल ऑर्बिट के लिए ए आता है, सर्कुलर ऑर्बिट के लिए आर आता है, तो यहाँ ये आ गया 4π² R³ तो टाइम पीरियड मेरा क्या आएगा बेटा, 2π√R³ दैट्स ऑल, ये टाइम पीरियड आ गया। A1 भी लिखना है अभी तो, A1 तभी तो सबको डिवाइड करूंगा और T1 निकालना है। A1 आएगा इलिप्स का आधा एरिया, हाफ पाई AB, प्लस इस ट्रायंगल का एरिया, इलिप्स का आधा एरिया, ये इलिप्स का सेंटर है बाबू, ये फोकस है, इलिप्स का आधा एरिया प्लस ये ट्रायंगल का एरिया, इलिप्स का हाफ एरिया तो पाई AB लिख ही दिया, प्लस ये ट्रायंगल का एरिया, इस ट्रायंगल का एरिया तो देखो ये है इसका बेस, ये बेस था बेटा r cos थीटा, शायद देखा अभी ध्यान था, r cos थीटा, हाइट थी ये r sin थीटा, और इधर भी r sin थीटा, ठीक है। तो यहां आएगा इस ट्रायंगल का एरिया था हाफ बेस इंटू हाइट, तो r cos थीटा इंटू हाइट है 2r sin थीटा। अब सबको रखने की बारी आ गई है, काम लंबा चौड़ा हुआ है, पाई AB प्लस 2 कट गया R² sin थीटा cos थीटा, ठीक है। अच्छा AB की भी वैल्यू रखना चाहो तो रख दो, वैसे तो कट जाएगा, ठीक है, AB की भी वैल्यू रखना चाहो तो रख दो, वैसे कट जाएगा। क्या आया यहाँ पर, पाई हाफ, पाई AB की वैल्यू निकाल चुका हूं, πr² sin थीटा, प्लस इसकी वैल्यू आई R² sin थीटा cos थीटा, दैट्स ऑल, क्लियर।
अब सब कुछ इसमें रखना बाकी है। इसमें ये खेल है सारा, यही से। अगले पेज पे चलते हैं। मैं वापस आपके लिए लिख देता हूँ, A1/A बराबर T1/T, है ना, टोटल टाइम। तो टाइम आएगा आपका बेटा A1/A इंटू टाइम पीरियड। तो T1 बराबर आया, मतलब एक क्वेश्चन में सारे कॉन्सेप्ट्स कवर कर दिए। एरिया, इसका एरिया कितना आया था बेटा, हाफ पाई आर स्क्वायर साइन थीटा प्लस, ये तो कट गया था, आर स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा, आर स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा, डिवाइडेड बाई टोटल एरिया। टोटल एरिया है टोटल एरिया कितना था, पाई आर स्क्वायर साइन थीटा, पाई आर स्क्वायर साइन थीटा, टोटल एरिया है ना ए, इंटू टाइम पीरियड 2 पाई अंडर रूट आर क्यूब बाई जी एम, दैट्स ऑल, ये आंसर है। अब क्या होगा, ये कट गया, T1 आ रहा है हाफ, यहां से कॉमन ले लीजिए, हटा दीजिए, ये हट गया, हाफ प्लस हाफ मतलब π/2, π/2 ही हुआ ना, π/2 प्लस यहाँ क्या बचा, आर स्क्वायर साइन थीटा डिवाइड किया, यहाँ तो पाई कट गया, ये पाई काट ही दूं ना, ठीक है, तो अंदर क्या बचेगा, और 2 एल्शियम ले लूंगा, 2 एल्शियम ले लूंगा, क्या कर रहा हूँ मैं, एक मिनट रुको, पहले पाई काट दिया, आर स्क्वायर साइन थीटा से डिवाइड करो, तो π/2 बच रहा है प्लस आर स्क्वायर साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, और मैंने 2 कॉमन ले लिया, तो पाई प्लस 2 कॉस थीटा, और ये 2 बाहर आके कट गया, तो 2 पाई गया इंटू आर क्यूब बाई जी एम, दैट्स ऑल। अब आंसर किस टर्म में है देख लीजिए, फाइनली आंसर आ गया, ठीक है। अच्छा एक मिनट, उन्होंने रेडियस वेडियस भी दे रखी है, रेडियस वेडियस भी दे रखी है, π/2 cos थीटा, पाई, एक मिनट, इसके टर्म में पाई प्लस 2 cos थीटा तो यहाँ भी दिया हुआ है, तो अपना पाई प्लस 2 cos थीटा इंटू एन लाना है, मतलब बचा हुआ ये एक्सप्रेशन लाना है, बचा हुआ एक्सप्रेशन लाना है, इस पर काम कर लेते हैं। आ जाओ, T1 आ जाएगा पाई प्लस 2 cos थीटा, और इसको मैं लिख सकता हूं अंडर रूट में आर क्यूब, मैंने आपको पहले ही कह रखा है स्मॉल जी की वैल्यू होती है GM/R स्क्वायर, ये याद रखिए हमेशा, ये तो पूरे ग्रेविटेशन में काम आएगी, GM/R स्क्वायर यहाँ रख दीजिए, तो R/G, अंडर रूट R/G, बस खत्म। इसकी वैल्यू निकालिए बेटा, अंडर रूट R, रेडियस कितनी थी इसकी, रेडियस भी तो प्लेनेट की कुछ अलग ही थी, रेडियस थी इस प्लेनेट की 5760 किलोमीटर, और जी भी कुछ अलग था, जी था 9, 5760/9, 5760 किलोमीटर बाई 9, करो यार कैलकुलेशन है, 54, 6, 3 इधर गया 64 इंटू 10⁴ ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका, इसकी वैल्यू आ जाएगी, इसकी वैल्यू सही क्या है ना, 54, 6 और 3 36 4 और 10⁴, तो 8 इंटू 10⁻² आ रहा है, तो ये बेसिकली आ गया 800, T1 आ गया पाई प्लस 2 cos थीटा इंटू 800, क्लियर, इंटू 800, तो इंटीजर वाइज ये आंसर आ जाएगा, उन्होंने एन ही पूछा था अपने से, तो एन की वैल्यू आ जाएगी, क्लियर है मेरी बात, क्लियर, ठीक है। चलिए, तो मेरे हिसाब से एक ही क्वेश्चन लिया, अब इस क्वेश्चन को देखते वक्त बच्चों को लगेगा सर पता नहीं क्या क्या बताया, एक ही क्वेश्चन लिया लेकिन उसमें सारे कॉन्सेप्ट, केपलर के तीनों नियम लगवा दिए, तीनों नियम लगवा दिए, तीनों चीजें कर दी। मैं इसमें सिर्फ ये पूछता मैक्सिमम डिस्टेंस, तो R1 प्लस कॉस थीटा, खत्म हो जाता सवाल, ठीक है। कहाँ हिट करेगा, तो सिमेट्री से हिट कर जाएगा, वो भी आसान हो जाता, वो बाई पार्ट्स है। टाइम पूछा है तो सब कुछ यूज हो गया, आपको एरिया भी निकालना पड़ेगा, सेमी माइनर एक्सिस भी निकालनी पड़ी, मेजर एक्सिस भी निकालनी पड़ी, फिर वो एरिया वाला रूल भी पता होना चाहिए कि रेट ऑफ एरिया स्वाइप जो होती है वो L/2 में होती है, कांस्टेंट होती है, तो एरिया स्वाइप इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम। एरिया स्वाइप याद रखिएगा हाफ नहीं है, हाफ इलिप्स नहीं है, एरिया स्वाइप कई बार पूछा जाता है, एरिया स्वाइप हाफ इलिप्स नहीं है, याद रखिएगा। एरिया स्वाइप ये जैसे लाइन यहाँ से, ये ट्रायंगल प्लस ये है, ठीक है, तो ये बढ़िया प्यारा, इस पे बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, तो वो भी कवर कर लिया, ठीक है। सेमी माइनर भी निकाल ली, फिर वैल्यूज दिखी, तब जाके ये सारे आए हैं, ठीक है। तो ट्रायंगल का एरिया प्लस हाफ इलिप्स का एरिया, अब तो मैंने कहा एरिया प्रोपोर्शनल टू टाइम, अब टाइम पीरियड मेरे को एक पूरा टाइम पीरियड पता है, तो पूरे का इलिप्स का एरिया पता है और टाइम पीरियड पता है, तो जहाँ का टाइम पीरियड और एरिया पता है उसके हिसाब से दूसरे का निकाल दूंगा,
तो टाइम पीरियड होता है एलिप्स का, सर्कुलर ऑर्बिट में होता है t² = 4π² r³/gm, एलिप्स में होता है 4π² a³/gm। तो ए मैंने निकाल ही लिया था, सेमी मेजर एक्सिस आर आ गई थी, तो वो रख दी यहाँ पर, ठीक है। तो मेरे को टाइम पीरियड मिल गया, एरिया मिल गया, मतलब आप कह लो पूरे एरिया में टाइम पीरियड टी है, तो इतने एरिया में कितना होगा, बस ये सवाल था। क्लियर? तो आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है। तो इसी के साथ हम इसे एंड करते हैं। देखिए, हम करने को क्वेश्चन, हम बहुत सारे क्वेश्चंस कर सकते हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस किए जा सकते हैं, लेकिन मेरा ये कहना है कि यार एक कम टाइम में हमने एक डोज जिसमें सारी चीज़ें कवर हो जाए, जिसमें मैंने प्लेनेट का भी कवर कर लिया, ठीक है, टनल थोड़े अजीबोगरीब तरीके से बना ली, सैटेलाइट भी कवर कर लिया, ठीक है, टनल, कैविटी, मतलब सारी चीज़ें कोशिश की है, ठीक है। उसको एटमॉस्फेयर के साथ मिला भी दिया, इस तरह का क्वेश्चन। फिर आपका ये वाला केपलर्स के तीनों लॉज को यूज़ करने वाला। तो एक कोशिश की है कि लगभग वैरायटी कवर हो जाए। तो इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं, ठीक है। तो आपको जेईई एडवांस के लिए बहुत 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 सारी शुभकामनाएं मेरी तरफ से। आपका पेपर अच्छा जाएगा, ठीक है, और कूल एंड काम होके जाइएगा पेपर देने। जितना आता है वही कीजिएगा, हर क्वेश्चन को टच मत कीजिएगा। मैं फिर रिमाइंड करवा देता हूँ, उसमें जेईई एडवांस का पेपर जो है वो कई बार रिजेक्शन का पेपर है। आप क्वेश्चंस को रिजेक्ट कीजिए, फिर अपने पसंद का पिक कीजिए कि यही करना है अभी। भले ही आपसे 10% 15% हो रहे हो, वही कीजिए पहले, और कॉन्फिडेंट रहिए। भले ही 4 क्वेश्चन छोड़ने पड़े, पहले बटोर के 20-25% बटोर लो, फिर एकदम से आपको लगेगा हाँ, आप सिलेक्शन के द्वार तक तो पहुंच गया। अब धीरे-धीरे रैंक ऊपर ले जाते हैं। तो जैसे-जैसे क्वेश्चंस करते जाओगे, ऊपर आते जाओगे। ये बहुत ज़रूरी होता है, मैंने कई बार देखा है, बहुत नॉलेज वाले बच्चे भी एकदम लास्ट मोमेंट पे बिखर जाते हैं। पहला सवाल ही उनसे नहीं हुआ, वो बिखर जाते हैं। तो जैसे ही एक बार एग्ज़ाम में आप बिखर गए, फिर प्रॉब्लम समस्या हो जाएगी, ठीक है? चलिए, तो विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। खुश रहिए, मस्त रहिए, हँसते रहिए, खिलखिलाते रहिए, और साथ के साथ बाबू एंड बेबी चिल रहिए। अब पेपर आने वाला है, तो चिल रहिए। ये जो वीडियो देख रहा होगा, एडवांस की तैयारी कर रहा होगा, तो चिल रहिए, कूल रहिए। अब आपने जो मेहनत की है, उसका फल मिलने का दिन आ चुका है। सिलेक्शन आसान है, पेपर को बस तमीज़ से कीजिएगा। मैं बार-बार याद दिला रहा हूँ, तमीज़ से कीजिएगा, वही क्वेश्चन कीजिएगा जो हो सकता है। आराम से पहले वो बटोरिए। एक बार आप सिलेक्शन के द्वार तक पहुँच गए, तो खोने को कुछ नहीं होगा कि अब सेलेक्ट तो हो रहे हैं। फिर बस रैंक का खेल रह जाएगा। तो लव यू ऑल, टाटा बाय बाय।